तो दोस्तों इस कहानी के नए चैप्टर आ चुका है 14 तारीख के सुबह 8 बजे और मैं आज के दिन ही इसका सप्लाई दे रहा हूँ। तो इसी बात में लाइक कर दो और अगर आपने किसी भी पार्ट को मिस करा है तो पिन कमेंट में मैं सारे पार्ट्स का टाइम स्टैम्प दे दूंगा। आप क्लिक करते हुए सीधा उस पार्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो इस कहानी के शुरुआत में हमें कुछ न्यूज रिपोर्टिंग दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोगों को समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा टार्टल का सेल मिलता है। बताया जाता है शायद से न्यूक्लियर वेस्ट को समुद्र के मिलाने के कारण से इनके अंदर म्यूटेशन हो चुका है। दूसरा न्यूज कुछ ऐसा था कि जंगल के बीच एक एंशिएंट ट्री अचानक से हद से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। बताया जाता है इनके रूट्स बहुतों किलोमीटर तक फैल चुका है। इसके साथ साथ बहुत सारे जगहों पर अजीब तरीके से भूकंप होने लगता है और ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें जो कि सुनने में काफी ज्यादा ही फेक और फालतू किस्म का लग रहा था। लोगों का मानना था अभी के टाइम न्यूज देखने के लोग बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। इसके कारण से न्यूज के एजेंसी के लोग क्लिकबेट चीजें बना रहा है बस लोगों के ध्यान को खींचने के लिए। बट आज इससे भी एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज स्कूल के अंदर हो रहा था। दिखाई देता है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच एक लड़का और एक लड़की आमने सामने खड़ा हुआ था। लोग कहते हैं ये तो हमारे स्कूल की ब्यूटी लिली है। वो तो क्वीन चैंग नाम के एक बहुत ही ज्यादा ही रेपुटेटेड एंड फेमस यूनिवर्सिटी में जाने वाला है और उसके सामने ये लड़का तो फैंक है जिसका 12 का रिजल्ट काफी ज्यादा खराब हुआ था। इसके कारण से उसे एक अच्छा कॉलेज तक नहीं मिल रहा है। लगता है इन दोनों का फ्यूचर के अंदर जमीन आसमान के फर्क होने वाला है। आज लगता है इनके अंदर कुछ न कुछ तो होने वाला है। दिखाई देता है हमारे हीरो फैंक को वो एकदम से शांत खड़ा हुआ था जबकि उसके सामने लिली कहता है देखो लगता है हमारे रिलेशन यही फिर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए ये किसी भी हालत में अब रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा। स्कूल के अंदर प्यार बहुत ही ज्यादा आम बात है बट एक दिन जरूर से आता है जहाँ पर दोनों में से एक बंदा जागता है और उसे समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बना है। अभी के लिए मेरे और तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन चुका है तो मेरे को लगता है ये रिलेशन और नहीं चल सकता, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और वो मन ही मन सोच रही थी चाहे तुम कुछ भी कह लो कुछ भी बोल लो तुम अब मेरे को किसी भी हालत में नहीं जीत सकते। भाई आसपास के सारे लोग भी मजाक करने लगते हैं कि फैंक सब से अंदर ही अंदर टूट चुका है। वो इतना ज्यादा शॉक हो चुका है कि फैंक कुछ बोल तक नहीं पा रहा था। वैसे भी लिली तो स्कूल की ब्यूटी है, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। मेरे को लगता है आज फैंक अपने घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाएगा जिससे कि लिली उससे ब्रेकअप ना करे। बट मेरे को लगता है लिली किसी भी हालत में ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तभी फैंक कहता है ठीक है मेरे को कोई एतराज नहीं है। अब इस अनएक्सपेक्टेड आंसर को सुनते हुए लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। भाई फैंक वहाँ से निकलने लगता है और कहता है मेरे को लगता है तुम्हारे पास और कोई भी चीज बोलने के लिए नहीं है तो फिर मैं चला। और वही लिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। फैंक पीछे घूमता है और उससे पूछता है तो क्या तुम्हें और कुछ बोलना है। लिली बहुत ही ज्यादा टेंस होकर कहता है तुम्हें लगता है तुम अपने ईगो को दिखाकर मेरे साथ ट्रिक खेल सकते हो। देखो इस बात को कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे पास और नहीं जाने वाली। फैंक उसको बहुत ही कोल्ड नजरों से देखता है और फिर कहता है स्कूल ब्यूटी अपने आप को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मत सोचो क्योंकि मैं अभी के टाइम बिजी हूँ। तो फिर मैं चला। भाई लिली बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे अंदर से कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा पसंद भी आता है। बट फैंक वहाँ से जाने लगता है। भाई आसपास के लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो फैंक के इस कैरेक्टर के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। भाई फैंक वहाँ से जाते हुए मन ही मन सोच रहा था लिली या फिर यहाँ के एक भी लोग को ये नहीं पता कि कुछ ही दिन के अंदर क्या क्या होने वाला है। पैसा, शोहरत, एजुकेशन, सोसाइटी के रूल्स सब कुछ राख में बदल जाएगा। किसी का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। उनको ये नहीं पता कि मैं फ्यूचर से दोबारा से जिंदा होकर इस टाइमलाइन पर आया हूँ। मेरे लिए लिली या फिर कोई भी इंसान बस एक स्ट्रेंजर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभी के लिए मेरे को और भी बहुत सारा काम करना है, अपने आप को तैयार करना है क्योंकि क्राइसिस बहुत ही जल्द आने वाला है। और सच कहा जाए तो वो ऑलरेडी पिछले रात को शुरू हो चुका है। भाई कल के रात दिखाई देता है लाल चांदनी आसमान था और समंदर पर बड़े बड़े पानियों के लहर बन रहे थे। पूरे शहर के अंदर बिजलियों का गड़गड़ाहट गूंज रहा था और बस एक साल के बाद तो मॉन्स्टर भी सिटी के अंदर दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद पूरी दुनिया पर क्या आवाज छा जाएगा। रूल्स रेगुलेशन कोई भी चीज नहीं रहेगा तो बस ताकत। जिसके पास ताकत रहेगा वही का राज चलेगा। वो जो कहेगा वही होएगा। और जब वो यही सोचते हुए जा रहा था अचानक से वो एक अलग ही जोन पर पहुंच जाता है। उसके सामने एक अजीब सा रोशनी था। वो चौंकते हुए उस रोशनी को देखने का कोशिश करता है। तभी अजीब तरीके से एक नोटिफिकेशन टाइप का चीज ओपन हो जाता है जहाँ पर बताया जाता है ये एक टॉप टायर सिस्टम है जो कि बहुत ही कम लोगों को मिला है या फिर मिलने वाला है। इस सिस्टम के द्वारा होस्ट अर्थात हमारे हीरो जिस भी चीज को टच करेगा उसको ही वो अपने स्पिरिचुअल मटेरियल पर ट्रांसफॉर्म करते हुए कल्टीवेट कर पाएगा। वो उस सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर अपने हाथ डालने लगता है और दिखाई देता है उसका हाथ आर पार हो जाता है और तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा ओल्ड मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। वो फिर गौर से देखता है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर फैंक का ही पिछले लाइफ का
का बॉडी था। अर्थात इस मॉन्स्टर ने सच से पिछले लाइफ पर फैंग को खा लिया था। भाई बताया भी जाता है कि पिछले लाइफ पर फैंग का कुछ इसी तरीके से अंत हुआ था और ये फ्यूचर बस उसका नहीं बल्कि अरबों लोगों का था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचता है पिछले लाइफ पर जब सब कुछ दफा हो गया था, वो खंडरों के बीच छुपते हुए अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा था। उसका जिंदगी का एक ही लक्ष्य बन गया था, बस अपने आप को किसी तरीके से बचाए रखना। उसने देखा मॉन्स्टर ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया, पूरा सोसाइटी कल्चर सब कुछ दफा कर दिया और एक दिन वो बहुत ही ज्यादा ही घायल होकर जमीन में गिरा हुआ था और वो देख पाता है एक ओल्ड मॉन्स्टर उसे खाने के लिए जा रहा था। भाई अभी के टाइम फैंग सोचता है शायद से इसी के कारण से मेरे को ये सिस्टम ने चूज करा है और असली के डिजास्टर आने के 1 साल पहले मेरे को रिजरेक्ट कर दिया है। लगता है यही मेरा मौका है। उसके साथ वो अपने हाथ को उस लाइट की तरफ बढ़ाता है और वहाँ से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगता है और वो मन ही मन कहता है मैं वो सब कुछ का इस्तेमाल करूंगा जिससे कि मैं अपने आप की ताकत को बढ़ा सकूं। वही दिखाया जाता है सिस्टम शुरू हो जाता है। वो होस्ट के साथ सक्सेसफुली बॉन्ड बना लिया था। वही सिस्टम कहता है अब आपको चूज कर लिया गया है, आप इस दुनिया के किसी भी चीज को इस सिस्टम के मटेरियल बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स और एबिलिटीज को ढूंढना पड़ेगा और एक बहुत ही ताकतवर कल्टिवेटर बनते हुए इस दुनिया को बचाना पड़ेगा। यही है आपका मिशन। भाई फैंग दोबारा से पब्लिक के अंदर चलते हुए जा रहा था तो वो बिल्डिंग के ऊपर टीवी में देखता है, वहाँ पर न्यूज चल रहा था। अचानक से ह्यूमैनिटी एक अजीब तरीके के क्राइसिस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज धीरे धीरे बदल रहा है जिसके कारण के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। भाई फैंग कहता है गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज के द्वारा लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा है, बट वो इस चीज को कंफर्म नहीं कर रहा कि ये फिनोमेना असली है या फिर नकली। इसके कारण से ज्यादातर लोग मानते हैं कि असल में कोई फेक न्यूज है जो कि लोग बस वायरल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बट ये चीज पिछले लाइफ पर भी गवर्नमेंट के लोगों ने किया था जिसके कारण से लोगों को ये पता नहीं चला कि कब ये छोटे छोटे इंसिडेंट एक बहुत बड़ा क्राइसिस में बदल गया। जिनके पास ताकत था वो कमजोर के ऊपर जुल्म करने लगे, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। तभी वो रास्ते से चलते हुए सिस्टम के बारे में याद करता है कि उसने कहा था कोई भी नेचुरल चीज से वो अपनी कल्टीवेशन का शुरुआत कर सकता है, क्या मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। दिखाई देता है उसके मोबाइल पर एक न्यूज आया था जहाँ पर बताया गया था क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी अर्थात जहाँ पर लिलिया अभी के टाइम एडमिशन ले लिया है, उसी जगह पर अचानक से बहुत ही ज्यादा ही हीट वेव दिखाई दिया है। वहाँ का यूवी रोशनी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इसके कारण से सभी लोगों को रिक्वेस्ट करा जाता है कि वो लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें एंड कॉलेज के उत्तर की तरफ के गेट पर जाने का कोशिश भी ना करे क्योंकि उसी जगह पर हीट मैक्सिमम लेवल तक जा चुका है जिससे कि कोई भी इंसान वहाँ पर जाकर जलकर मर सकता है। तभी उसी के आसपास के लोग और बच्चे मजाक मस्ती करते हुए कहता है अब तो देखो देश का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी भी ऐसा मजाक कर रहा है बस अपने हाइप को बढ़ाने के लिए। क्या ही मजाक है कि हीट के द्वारा इंसान जलकर मर सकता है। भाई फैंग आसमान की तरफ देखता है, पूरा आसमान काले बादलों से छाया हुआ था और वो शौक होते हुए कहता है वेट ए मिनट, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी यहाँ से बस 15 मिनट के दूरिया पर है। इतनी कम दूरिया के अंदर इतना ज्यादा वेदर का डिफरेंस कैसे हो सकता है। उसने उसके नीचे भी दिखाई देता है नॉर्थ गेट पर 74 डिग्री सेंटीग्रेड हीट था जो देखकर उसके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ये साइड से फोटोशॉप करा गया है और भी बहुत सारी चीजें। भाई फैंग एक मुस्कुराहट देता है और मन ही मन सोचता है सच में इस चीज के बारे में कोई भी आम आदमी सोच भी नहीं सकता, बट मेरे को लगता है मेरा पहला अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ चुका है। चलो फिर दिखाई देता है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के उत्तर के गेट को, वहाँ पर पत्तियां भी सूख चुके थे। लोग छतरी लेकर वहाँ से दौड़ते हुए निकलने का कोशिश कर रहा था। उसी जगह पर एक व्हाइट कोट पहना हुआ बंदा पहुंच जाता है और दिखाई देता है ये असल में और कोई नहीं बल्कि फैंग था और वो कहता है सच में यहाँ पर कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम जरूर से है। अगर इस जगह पर लोग ज्यादा टाइम तक रहे तो वो रोस्ट बन जाएगा। तभी वो देखता है हवा में जुगनू की तरह जलता हुआ छोटे छोटे ऑरेंज या फिर येलो कलर के लाइट बॉल इधर उधर घूम रहे थे। फैंग बैठते हुए उस लाइट बॉल को टच करने का कोशिश करता है और जब उसका उंगली उससे टच होता है वहाँ से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलता है जो देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था। तभी नोटिफिकेशन आता है अभी अभी सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि यांग एट्रीब्यूट के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया है। सिस्टम पावर को एक्टिव करता है। दिखाई देता है फैंग के पूरे बॉडी से एक येलो कलर के छोटे छोटे बालों की तरह चीजें जैसे कि उसी के बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो रहे थे। फैंग की पूरी बॉडी दर्द से कतरा रहा था। उसके पूरे चेहरे पर रगे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो जोर से चीखता है और वहाँ से बहुत ही ज्यादा ही रोशनी हर तरफ फ्लो करता है। आसपास जो भी लोग था वो लोग शॉक होते हुए कहता है कि यहाँ पर ड्रैगन बॉल जी का गोकू आ चुका है और वो सुपर सैयन 2 पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मजाक से हटके फैंग सच में लग रहा था सुपर सैयन 2 पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्योंकि उसका बॉडी से बहुत ही ज्यादा ही येलो कलर का रोशनी निकल रहा था और उसका बाल भी व्हाइट कलर पर चमक रहे थे। उसे लग रहा था वो किसी भी पल जलकर खाक हो जाएगा और इसी जगह पर अपना दम तोड़ देगा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। आपको यांग एट्रीब्यूट के साथ गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक दिया जाता है। भाई हमारा हीरो एक बहुत ही ज्यादा ही डेविलिश
लुक दे रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है क्विंचेंग यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन हॉल के मेन डोर पर। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे और हॉस्टल के लिए अपने अपने घर के चाबी को कलेक्ट कर रहे थे। वहीं पर लिली भी पहुंच गई थी। बहुत सारे लड़के उसे ऑफर करता है कि मैं आपके लगेज को ले जाऊं, क्या आपको अपने बिल्डिंग का रास्ता पता है। कुछ लोग तो मोबाइल नंबर ही मांग लेता है। वही लिली सबको इग्नोर करता है और कहता है आप सभी का धन्यवाद, बट मेरे को किसी का जरूरत नहीं है। तभी जब वो जाता है वो देखता है एक लड़का एक लड़की के हाथ पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे कॉलेज से बस आधे घंटे के रास्ते की दूरिया पर हूँ, तुम्हें जब भी याद आए मेरे को बस एक कॉल कर देना, हम लोग मिल लेंगे। वही लिली सोचता है इनका इल्यूशन अभी भी टूटा नहीं है। तभी वो जब और थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसके पीछे से एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है, या फिर कह दो सोलर एनर्जी का ब्लास्ट होता है। और इतना ज्यादा हीट वेव को देखते हुए सीधा सीधा अनाउंस करा जाता है सारे लोग उत्तर के गेट पर जाने का कोशिश भी मत करना, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, आप लोग जल जाएंगे। वही लिली मन मन सोचता है आजकल हर जगह पर कुछ न कुछ अजीब से स्ट्रेंज चीजें हो रहा है, लगता है मेरे को भी एक बार जाकर वहाँ पर देखना पड़ेगा। शिफ्ट होता है उत्तर के गेट पर। उस जगह से बहुत ही ज्यादा ही फायर एनर्जी निकल रहा था और उन्हीं सभी के बीच एक शैडो सी फिगर था जो कि देखने में पूरी तरीके से जला हुआ लग रहा था। तभी उसी जले हुए जगह से फैंग बाहर निकलता है। वही सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि अब आप सन बेथिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने कल्टीवेशन का शुरुआत कर सकते हैं। फैंग के पूरे हाथ पर एक अजीब तरीके के येलो कलर के धागे जैसे कि पूरे हाथ को बंद रखे थे। तभी फैंग को सिस्टम के अंदर दिखाई देता है कि उसे 50 कॉम्पाइलेशन पॉइंट मिला है, जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था, बट वो समझ पता है शायद से फ्यूचर में जाकर ये किसी काम आएगा। दिखाई देता है आसमान अचानक से बादलों से ढक जाता है और दूसरे ही पल दोबारा से सूरज निकल आता है। वहाँ पर सारे लोग जो कि वहाँ से जा रहे थे अचानक से कहता है कि वेदर तो दोबारा से ठंडा हो गया और वो देखो उत्तर के गेट की तरफ अभी बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। तभी दिखाई देता है उन सभी लोगों के बीच से कोई आता है और हमें बताया जाता है ये है असल में क्विंचेंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड को लेकर आगे बढ़ रहा था। उसके साथ एक हुडी वाला बंदा भी था। वैसे पता नहीं कि कॉलेज के अंदर कौन सा प्रेसिडेंट इतने सारे बॉडीगार्ड लेकर घूमता है। भाई प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है और वो हुडी पहना हुआ बंदा कहता है जल्द से जल्द इस नॉर्थ गेट को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। प्रेसिडेंट हाँ में जवाब देता है। वही दूसरी तरफ फैंग अभी भी उन धुएं के बीच खड़ा हुआ था। वो सिस्टम में देखता है जहाँ पर बताया गया था कि उसने एक एबनॉर्मल पॉल्यूटेड जोन को क्लीन किया है जिसको कि जिया नेशन ने मार्क किया था। वही फैंग शॉक होते हुए मनी मन सोचता है कि मेरी तरह और भी लोग इस जगह पर एग्जिस्ट करते हैं जिनको इन अजीब से पावर मिला है। तभी वो अचानक से साइड से काफी ज्यादा आवाज सुनता है। कोई कहता है सारे लोग अलर्ट हो जाओ, उत्तर के गेट पर प्रेसिडेंट आ रहा है। भाई बहुत सारे लोग धीरे धीरे नॉर्थ गेट के अंदर जा रहे थे। तभी हीरो सोचता है लगता है मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा आवाज कर दिया है, इसके कारण से बहुत सारे लोगों का अटेंशन इस जगह पर आ चुका है, मेरे को अभी अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो धुएं के अंदर से भाई हुडी पहना हुआ एक बंदे के शैडो को देख पाता है। भाई वो तेजी से वहाँ से दौड़ते हुए निकल पड़ता है और उस जगह पर कोई आ पहुँचता है। वो जमीन में अपने हाथ खींचते हुए उसे गौर से देखता है और कहता है क्या यहाँ पर किसी इंसान ने ये सब कुछ फैलाया था या फिर किसी और को ऑरा का पावर मिल गया। भाई उन सारे लोगों के बीच से क्विंग भी ये सारी बात सुन पाता है और वो साइड में देखता है फैंग को वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाते हुए। क्विंग मन में सोचता है ये फिगर तो फैंग का लग रहा है। फिर वो एक अजीब से मुस्कुराहट देते हुए सोचता है क्या ये मजाक है। क्विंचेंग यूनिवर्सिटी बट उसके वो पैथेटिक ग्रेड के साथ वो कभी भी पहुंच नहीं सकता, सबसे मेरा कोई बहम हुआ होगा। शिफ्ट होता है फैंग के घर पर। वो एक फ्लैट पर रहता था और उसका पूरा बॉडी से बहुत ही ज्यादा ही रोशनी निकल रहा था, उसके साथ साथ भेपर भी। फैंग कहता है मैंने शावर ले लिया, कंडीशनर के सामने भी बहुत टाइम तक खड़ा रह लिया, बट फिर भी ये बॉडी का हीट घटता ही नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए। और तभी वो शॉक लेते हुए उठता है और मन मन सोचता है आज उस कॉलेज के अंदर मैंने बहुत ज्यादा क्या आवाज फैला दिया था, क्या किसी ने मेरा पिक्चर ले लिया। और इसी डर के साथ वो मोबाइल को देखने लगता है, बट वहाँ पर वैसे कोई भी पिक्चर नहीं था। बट उसके सामने एक ऑड न्यूज आता है। वो न्यूज को देखता है जहाँ पर कुछ बताया गया था कि ऑरा कल्टीवेशन एसोसिएशन नाम के एक नए कल्ट बन चुका है जो कि कल्टीवेशन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी करा है। भाई फैंग सोचता है पिछले लाइफ पर सारे लोगों को लगा था ये बस कोई मजाक है, बट क्विंचेंग यूनिवर्सिटी पर वो जो हुडी पहना हुआ बंदा था शायद से वो भी एक आउकनर है। और यही सोचते हुए वो कल्ट के न्यूज को ओपन कर लेता है जहाँ पर बताया गया था कल्टीवेशन रियलम के बारे में। फर्स्ट रियलम घोस्ट एक्स जहाँ पर लोगों को मार्शल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक कुठार का रूप देना है। सेकेंड रियलम स्पिरिट क्रिएशन जहाँ पर कोई डिवाइन ब्लड लाइन को एवेक करता है, वो भी नेचर के अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा पावर सोखते हुए। और ऐसे ही डायमंड रियलम, डिवाइन मून रियलम एंड राइजिंग सन रियलम, ऐसे ही 5 रियलम के अंदर पूरे सिस्टम को डिवाइड करा गया था। और लास्ट में लिखा था कि ये दुनिया दोबारा से अपने स्पिरिचुअल रूट को एक्टिव कर रहा है, तो अब आपका भी टाइम आ चुका है, अपने आप को कल्टिवेट करिए और ताकतवर बनाइए। और लास्ट में ऑरा कल्टिवेशन एसोसिएशन का एक स्टैम्प। नीचे बहुत सारे लोग आलतू फालतू के कमेंट कर रखे थे कि ये सब फालतू है, लोग बहुत ज्यादा चाइनीज मानवा देखने लगा है और भी बहुत सारी चीजें। वही फैंग सोचता है पिछले लाइफ पर मैंने इन सारी चीजों को इग्नोर किया था, बट इस बार मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एसोसिएशन
नोटिफिकेशन असल में कोई गवर्नमेंट का ही ब्रांच हो जो कि ऑरा कल्टीवेटर लोगों को एकजुट करना चाहता है। और यही सोचते हुए वो अपने बेड पर बैठ जाता है। कल्टीवेट करने के लिए वो कुछ टाइम तक कल्टीवेट करता है और अपने बॉडी से ऑरा बाहर निकलने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो हवा के अंदर उड़ने लगा था और फिर उसके बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर रिलीज होते हुए एक उठार का रूप लेने लगता है। वही फैंग अपनी एनर्जी को धीरे धीरे और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए उस कुठार के अंदर डालता ही जा रहा था और तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि वो डोजुअल रियलम या फिर कहे तो वही एक्स रियलम तक पहुंच चुका था। तभी उसे दोबारा से वो नोटिफिकेशन दिखाई देता है जहां पर बताया गया था उसके पास टोटल 50 कॉम्पाइलेशन पॉइंट है और अब वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस पॉइंट को डालते हुए उसे एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वही फैंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। तभी वो सोचता है चलो फिर इसे एक बार इस्तेमाल करा जाए। वो अपने हाथ को साइड पर पॉइंट करता है और दिखाई देता है वो एक कफ को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हवा में उठा पा रहा था। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि अब इस चीज के ऊपर अपने पॉइंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वही हीरो एक स्माइल के साथ सोचता है लगता है मैंने ये चीज सीख लिया है, बट एक कफ के अंदर ऐसे स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने का कोई मतलब नहीं बनता। कोई वेपन के अंदर या फिर किसी तलवार के ऊपर मैं अगर इस चीज को डालूं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा ही मीनिंगफुल साबित हो सकता है। फिर वो पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर एक तलवार था और वो उसी तलवार के ऊपर अपने पावर को इन्फ्यूज करने लगता है। रात में उसके घर से बहुत ही ज्यादा गोल्डन रोशनी निकल रहा था। वही दूसरे सीन पर उसके बिल्डिंग के पास एक अजीब सा जीप पहुंच चुका था। दिखाई देता है ये असल में एक खरगोश था जो कि किसी तरीके से म्यूटेटेड हो चुका है। उसका मुंह बहुत ही ज्यादा विशाल था। वही टाइम बीतता है, हीरो अब लाइट बंद कर सो पड़ा था। तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो अपनी आँख खोलता है और कहता है एक घर के अंदर चूहा कहाँ घूम रहा है और फिर पूरे घर को देखता है और फिर उसे समझ में आता है वो अभी के टाइम जो घोस्ट एक्स रियलम पर है, जिसके कारण से उसके सुनने का ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और इसी से शायद से किसी नेबर के घर में ये चूहा हो सकता है। तभी उसे सुनाई देता है जैसे कि उसी के घर के दरवाजे के सामने से वो चलते हुए चला गया। फिर वो आगे बढ़ते हुए दरवाजे को ओपन करता है और तभी वो खरगोश वहाँ से जंप करते हुए सीधा फैंग के सामने आ चुका था। फैंग बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और वो मनी मन कहता है पिछले लाइफ पर सारे जीव कुछ ऐसा ही हो गए थे, मुझे पता नहीं पर मेरे पिछले लाइफ का डर अभी मेरे अंदर चुभा हुआ है। दूसरी तरफ शहर के अंदर एक हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दिखाया जाता है और उसी के साइड पर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो कॉल करती है हमें अभी तक वो खरगोश नहीं मिला, उसने नाइट स्पिरिट फ्रूट को खा लिया है और इसके कारण से उसका स्पीड हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ उसे पकड़ने का, प्लीज आपको जहाँ पर भी इनका अपडेट मिले मेरे को बताइएगा। फिर वो उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ जंप करता है। तभी उसे अचानक से साइड से फील होता है उसी म्यूटेटेड खरगोश बीस्ट का ऑरा, जो देखते हुए वो बिल्डिंग के अंदर अपने स्पीड को रोकता है और फिर कॉल में बोलता है मैंने उस खरगोश का ऑरा को डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही घनी पॉपुलेटेड जगह पर हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैजुअलिटीज हो सकता है। वो अपने पैर के अंदर पावर इकट्ठा करते हुए बिल्डिंग के ऊपर जंप करने लगता है। वो बहुत ही तेजी से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि एक आदमी शीशे से ये देख पाता है और वो साइड में आते हुए कहता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही काम कर रहा हूँ, मेरे को हेलुसिनेट होने लगा है। तभी उसका बॉस कहता है तुम्हारे ये चालबाजी मेरे सामने नहीं चलेगा, काम को कंप्लीट करो फिर जाकर तुम घर जा पाओगे। भाई वो आदमी कहता है बट ये तो 65th फ्लोर है, मतलब जमीन से वो लोग बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में है। सिंसिट होता है दोबारा हमारे हीरो के पास। वो खरगोश फैंग के बहुत ही पास आ चुका था। वही फैंग अपने पावर को एक्टिव करता है और साइड में उसे डॉज करता है। मनी मन कहता है इस कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू के बाद मैं बहुत ही आराम से इसके मूवमेंट को देख सकता हूँ। इसके साथ साथ मेरे बॉडी के मसल्स भी काफी अच्छी तरीके से अपने आप से मूव कर रहा है, बट इनके जैसे म्यूटेटेड बीस्ट वो भी इतना जल्दी कैसे पॉसिबल है। बट फिर भी पिछले लाइफ पर मैंने जिन मॉन्स्टर को देखा है उनके सामने ये बस एक बच्चा है। वो अपने हाथ से सोलर एनर्जी को फ्लो करता है और फिर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि वो मॉन्स्टर भी उसे देख लिया था। उसकी तरफ जब वो हमला करने ही वाला था, हीरो फिर उसके पीछे जाते हुए उसके टेल को पकड़ लेता है और मनी मन कहता है इस मॉन्स्टर का सबसे कमजोरी कड़ी है इसका पूंछ। वो खींचकर शीशे के दीवार से उसे बाहर धकेल देता है। फिर अपने पैर पर पावर इकट्ठा करते हुए तेजी से जंप मारता है और अपने हाथ पर सोलर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस मॉन्स्टर के सीने पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे कि उसका पावर उस खरगोश के आर पार हो जाता है। दिखाई देता है उस खरगोश के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा होल बन चुका था, बट वो खरगोश फैंग के सोलर पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने का कोशिश करता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा रोशनी निकल रहा था, बट फिर हीरो कहता है सूरज की ताकत को इस तरीके से एब्सॉर्ब तुम्हारे जैसे एक बीस्ट के लिए तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। तो वो मॉन्स्टर के अंदर एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ वो उसी जगह पर दफा हो जाता है। दिखाई देता है बेड पर एक कपिल सो रहा था। तभी वो आदमी बाहर की इस रोशनी को देखता है और उसे लगता है सबसे दोबारा से बिजलियां गिरने लगा है, बट वो विंडो के पास आते हुए देखता है वहाँ पर कोई भी बादल का बूंद भी उसे दिखाई नहीं देता। भाई फैंग अभी के टाइम उस ऊंचे से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से नीचे की तरफ जंप कर दिया था और मनी मन सोचता है सच में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भूखा था, इतना कि वो मेरे पावर को भी खाने का कोशिश किया। तभी उसके पैरों के पास उस मॉन्स्टर का आंख
गिरता है। फैंग उसको गौर से देखता है, फिर अपने पैरों से मसल देता है और फिर गंभीर आवाज में कहता है, सच में ये एक नाइट एट्रीब्यूट का बीस्ट था। नॉर्मली वो मेरे यंग एट्रीब्यूट के साथ डेस्परेटली फाइट करना चाहता था। फिर वो मन ही मन सोचता है, आज अगर मेरे पास ये पावर नहीं रहता तो फिर ये पूरा सोसाइटी को ये मॉन्स्टर तबाह कर देता। लोगों के बेजान शरीर खून के साथ लथपथ होते हुए इधर उधर गिरा हुआ मिलता और मैं सोच भी नहीं सकता और भी कितना नुकसान हो सकता था। लगता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरे को जल्द से जल्द अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा। कुछ टाइम बीतता है, दिखाई देता है हवा में उड़ते हुए वो लड़की एक जगह पर लैंड करता है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि उसके पैरों के पास उस मॉन्स्टर का जला हुआ बॉडी पड़ा हुआ था। वो कॉल में कहता है, लगता है हमारा टारगेट पहले ही मर चुका है, मैं इसके क्रॉप्स और छोटे छोटे टुकड़ों को कलेक्ट कर आप लोगों के पास जल्दी ले आ पहुंचूंगा। तभी जब वो अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था, अचानक से उस कॉर्प्स के बॉडी से कुछ अजीब से एनर्जी को वो महसूस कर पाता है। वो जल्दी से अपने हाथ को खींचता है, उसके हाथ से धुआं निकल रहा था। वो कहता है, ये इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है। फिर वो याद करता है कि आज के दिन उस यूनिवर्सिटी के उत्तर के गेट पर भी यही पावर को वो महसूस किया था। अब हमें पता चलता है कि यही लड़की असल में सुबह का वो हुडी पहना हुआ बंदा था। वो हेडक्वार्टर पर सब कुछ खुलकर बताता है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है और वो कहता है, लगता है ये लड़का जो भी है जिसे कि तुमने आज 2 बार देखा है, वो शायद से घोस्ट एक्स रिलम के 1 स्टार पर हो सकता है। इसके साथ साथ इसके पास बहुत ही प्योर यंग एट्रीब्यूट है। इस तरीके के कोई भी इंसान हमारे डाटाबेस के अंदर अभी तक रजिस्टर नहीं है। इस तरीके के एक टैलेंट को जल्द से जल्द हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। उसको किसी भी हालत में ढूंढ कर निकालो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक तुम्हें जाना पड़े। भाई वो लड़की उस मरे हुए कॉर्प्स से फैंग के रिमेनिंग पावर को सोखते हुए अपने हाथ पर एक गोला बनाता है, फिर उसे कलेक्ट कर रख देती है और हेडक्वार्टर की तरफ से इस लड़की को मिशन दिया जाता है कि किसी भी हालत में फैंग को ढूंढ कर निकलना है और उसे आइडेंटिफाई करना है। वो लड़की एक लॉलीपॉप को निकालते हुए कहती है, ठीक है मैं समझ गई, वो जो भी है जहाँ पर भी छुपा हुआ है मैं उसे जरूर से निकालूंगी। और वो मनी मन कहता है, कहाँ पर हो तुम? प्रेसिडेंट ने जैसे कि कहा, तुम्हारे जैसे पावरफुल मास्टर को हम लोग ऐसे ही अकेला छोड़ नहीं सकते। भाई नेक्स्ट डे सुबह हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वो सुबह के सूरज को देखता है और फिर रोशनी को महसूस करते हुए कहता है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है, मैं अपने गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। उसके बॉडी से एक बहुत ही डेंस सोलर एनर्जी उसके आसपास घूम रहा था। फैंग अपनी आंखें खोलता है और उसे महसूस होता है उसके सिर के ऊपर जो डिवाइन कुठार है उससे बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड जैसे कि उसके पूरे बॉडी को घेर लिया था। वो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है और फिर अपनी कॉन्शियसनेस पर उस कुठार को पकड़ता है। फिर इधर से उधर मूव करते हुए महसूस कर पाता है कि पिछले दिन से ये कुठार अब बहुत ही ज्यादा हल्का हो चुका था, बट पहले से और भी ज्यादा दमदार। और फिर वो कहता है, अब मेरे को कोई भी चीज रोक नहीं सकता, मेरे को बस डिसिप्लिन के साथ कल्टीवेशन को जारी रखना है। वो अपने कुठार से एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है और इसी के साथ वो घोस्ट एक्स रिलम के दूसरे स्टेज पर पहुंच जाता है। वो जब अपनी आंख खोलता है उसके आंखों के पल्स भी जैसे कि आग के अंदर जल रहा था। उसका पूरा बॉडी से बेशुमार सोलर एनर्जी रिलीज हो रहा था। वो फील कर पाता है पिछले टाइम से उसका बॉडी अब और भी ज्यादा टफ या फिर सॉलिड बन चुका था। फिर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, पिछले टाइम जब मैं मॉन्स्टर के अंदर था तब भी मैंने अपने बॉडी से पूरा एनर्जी को रिलीज नहीं किया था, बट इस बार मैं इसे करके देखूंगा और उसी के साथ धीरे धीरे अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाता चला जाऊंगा। वो साइड पर एक बॉक्स को देखता है। दूसरी तरफ शिफ्ट होता है एसोसिएशन के ऑफिस पर। एक भुट्टा बंदा अपने मोबाइल को पकड़ते हुए चाय के कप को देख रहा था और कहता है, दोबारा से सोलर एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखा गया है, क्या ये वापस से वही है? शिफ्ट होता है हमारे हीरो के पास। वो जंगल में एक नदी के पास बैठा हुआ था और दिखाई देता है उसके वही डिलीवरी बॉक्स पर असल में एक तलवार था। फैंग उसी तलवार के अंदर अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करता है। फिर वो पिछले रात को याद करता है जब उसने अपने घर में जो तलवार पड़ा हुआ था उसके ऊपर अप्लाई किया था। वो फैंग के हीट एनर्जी को सह नहीं पाता और वो पिघल जाता है, जिसके कारण से वो एक नए तलवार को ऑर्डर देकर ले आया था। ये तलवार बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट है। दिखाई देता है उस तलवार के अंदर बहुत ही ज्यादा ही एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा था। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तलवार को एवोकेन कर दिया गया है। फैंग आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को चेक करने लगता है और उसे महसूस होता है ये तलवार सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है। वो एक ऊंचा सा जंप मारता है, फिर नीचे आते हुए पानी के ऊपर एक शॉर्ट स्ट्राइक मारता है, जिससे कि उस छोटे से नदी पर एक बहुत बड़ा पानी का लहर बन चुका था। फिर वो अपनी तलवार को देखते हुए वहाँ से जल्दी निकलने लगता है और मनी मन सोचता है, मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवाज कर दिया है और इसी के साथ साथ मेरी हीट के कारण से पानी का वेपर आसमान में बहुत ही दूर दूर से देखा भी जा सकता है। मैं अब यहाँ पर रुक नहीं सकता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लड़की भी इस धुएं को देखते हुए जल्द से जल्द उसी साइड पर दौड़ने लगती है और कुछ ही टाइम के अंदर वो उस जगह पर पहुंच भी गया था। वो नदी के पानी को देखता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ये पूरा पानी उबल रहा है, मेरे को इस जगह को जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। फिर वो रोते हुए कहता है, ये लड़का दोबारा से मेरे हाथ से निकल गया,
सच में मेरा नसीब ही खराब है, मेरे को दोबारा से ऑफिस का डांट सुनना पड़ेगा। तभी उसका नजर साइड में जाता है जहाँ पर फैंग ने स्ट्राइक किया था और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मन सोचता है ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल वाली बात है। कल के रात ही मैंने देखा था ये घोस्ट एक्स रिलम के 1 स्टार स्टेज पर था और ये ऑलरेडी 2 स्टार पर भी प्रमोट हो चुका है। और बस इतना ही नहीं बल्कि इस स्ट्राइक के साथ कुछ स्पिरिचुअल वेपन का भी एनर्जी महसूस हो रहा है। फिर मैं बताया जाता है स्पिरिचुअल वेपन के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है। ये किसी भी नॉर्मल वेपन से काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट भी होता है। लड़की अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए सोचती है स्पिरिट वेपन बहुत ही ज्यादा रेयर है, हमारे पूरे एसोसिएशन के अंदर बस 2 ही स्पिरिट वेपन है। अब इसी हालत में इसके पास कैसे एक स्पिरिट वेपन आ सकता है? लगता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। वो उसी जगह पर बैठकर जूस पीने लगती है और कहती है मेरे को जल्द से जल्द यहाँ की हीट को घटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी नदी का पानी सूख जाएगा। वही शिफ्ट होता है फैंग के पास। वो जंगल से भी जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था अभी के टाइम मेरा ये नॉर्मल सा तलवार अब एक स्पेशल तलवार में प्रोमोट हो चुका है। सिस्टम ने ये कहा था कि वो दुनिया के दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए अपने आप के मार्शल आर्ट को कल्टीवेशन टेक्निक्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ऐसे ही जब वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था तभी अचानक से उसके मोबाइल पर बहुत सारे मैसेज आने लगता है। वो देखता है उससे कोई पूछ रहा था कि मैंने आपके सर्चेस को देखा, आप भी कल्टीवेशन के एसोसिएशन को ज्वाइन करा है। वही हीरो मन में सोचता है अरे यार मैं अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को लॉक करना भूल ही गया, चलो छोड़ो। और वो हाँ में जवाब देता है। तभी सामने से वो कल्टीवेशन को लेकर कुछ चीजें कहता है जहाँ पर फैंग को पता चलता है कि ऑफिशियल मिलिट्री के कुछ सीनियर ऑफिसर भी बस अब घोस्ट एक्स रिलम पर ही पहुंच पाया है। इसी के कारण से अभी सभी लोग एक ही लाइन पर है और एक नया मिशन आया है जहाँ पर कि एक दूसरा पॉल्यूटेड एरिया साफ करने का मिशन जारी कर दिया गया है। फैंग सोचता है अच्छा न्यू पॉल्यूशन जोन मतलब वही जहाँ पर पिछले बार वो सूरज का रोशनी गिर रहा था उसको भी पॉल्यूशन जोन कहा जा रहा था। तो यहाँ पर भी सबसे कुछ नया पावर हमारे फैंग को मिल सकता है। फैंग पूछता है क्या आप उसके लोकेशन या फिर पिक्चर्स को दे सकते हैं? सामने से एक फाइल दिया जाता है। उसे ओपन कर हीरो को पता चलता है कि पिछले टाइम गुफे के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड था जो कि अचानक से लावा के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वहाँ से बहुत ही ज्यादा हीट आसपास के एरिया के अंदर फैल रहा है। हीरो सोचता है अरे ये चीज तो दोबारा से हीट है, क्या इस पर भी मैं अपनी ताकत को बढ़ा पाऊंगा? और इसके साथ वो जाने के लिए हाँ कह देता है। शिफ्ट होता है बिनमू डिस्ट्रिक्ट पर जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। एक लड़की कहती है मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे बस एक रिक्वेस्ट के साथ ही आप सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, हमारे साथ एक और बंदा भी ज्वाइन करने वाला है। बताया जाता है ये येलो हेयर वाली लड़की असल में मिनिस्ट्री एंड कल्चरल पार्ट का एक सदस्य है। उसके साथ साथ वो कल्टीवेशन एसोसिएशन का भी एक मेंबर है। इनका नाम है झैंग शाओ। शाओ कहती है बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि कल्टीवेशन एसोसिएशन नाम के कोई चीज एग्जिस्ट भी करता है, बट सच्चाई तो ये है कि कल्टीवेशन एसोसिएशन असल में गवर्नमेंट का ही एक खुफिया एजेंसी है जिसके अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट मैंने अपने फैमिली इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए और भी बहुत सारे टेस्ट देकर इस एसोसिएशन के अंदर मेरे को जॉब मिला है। बट इस बार भी अगर मैं फेल हो गया तो शायद से मेरा जॉब भी जा सकता है। तभी पीछे देखता है वहाँ पर फैंग आ चुका था अपनी तलवार को लेकर और वो आते ही अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लड़की पीछे घूमते हुए फैंग को देखता है और तुरंत ही एनालाइज कर मन ही मन सोचता है ये इतना ज्यादा यंग है और ये ऑलरेडी घोस्ट एक्स रिलम के 2 स्टार लेवल पर पहुंच चुका है। इसके साथ साथ इसका ऑरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर लगता है ये एरोगेंट नहीं है बल्कि काफी ज्यादा फ्रेंडली है। और फिर उस गुफे के दरवाजे को खोला जाता है और वो लोग धीरे धीरे अंदर एंट्री लेता है जहाँ पर फैंग उन सभी को लीड कर रहा था। उन सभी लोगों के हाथ एक स्टिक या फिर डंडा कुछ न कुछ था जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो इसे ही हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सके। एक लड़का कहता है गाइस यहाँ पर हमें बताया गया था कि लावा है मतलब काफी ज्यादा गर्मी है, बट ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। लड़की कहती है हम लोग अभी भी हमारे डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं, रुको जरा सब्र करो। भाई फैंग सोच रहा था ये सारे लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली है, वो भी पहली मुलाकात में, क्या ये कोई छलवा है या फिर कुछ और? तभी वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। उनके सामने वो लावा का झरना दिखाया जाता है। तभी अचानक से फैंग दौड़ते हुए आगे बढ़ता है जबकि पीछे से वो येलो हेयर वाली लड़की कहती है रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, वो बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस साबित हो सकता है। वही फैंग सीधा सीधा लावा के पास जाते हुए अपने हाथ को लावा के अंदर डाल देता है। सारे लोग चीखता है और तभी वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। वही उन आगों के लपटों के बीच एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि उन्हें एक इनर फ्लेम एनर्जी डिटेक्ट हुआ है और उसको कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर बदलते हुए बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करा जा रहा है। वो सिस्टम फैंग
के साथ साथ उसके तलवार के अंदर भी लावा के एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। तभी फैंग के हाथ आगे बढ़ता है और अपने तलवार को पकड़ लेता है। फैंग एक स्माइल के साथ कहता है, लगता है मेरे तलवार के साथ ये पावर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। वो अपने सिस्टम से एक दूसरा पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लेड को और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है और इसका नाम दिया जाता है टैंग ब्लेड। तभी दिखाया जाता है फैंग का ब्लेड कितना ज्यादा चमक रहा था और वो हवा के अंदर उड़ने लगा था, जो देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी उन लोगों में से एक बंदा कहता है, लगता है फैंग ने यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अभी के टाइम ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक हो चुका है। इसके साथ हम अपने कल्टीवेशन को बहुत ही आराम से शुरू कर सकते हैं। भाई वो लड़की कहती है, मैं यहाँ पर बस इंफॉर्मेशन के लिए आई हूँ, तुम लोग आराम से अपने कल्टीवेशन कर सकते हो, ऑल द बेस्ट। भाई दिखाया जाता है अचानक से गुहे के दरवाजे पर कोई और भी आ चुका था। लड़की समझ पाती है कि ये साहिब से कोई और भी कल्टिवेटेड होगा। दिखाई देता है वहाँ पर 3 हट्टे खट्टे बंदे आ चुके थे और उनका लीडर कहता है, हे तुम सारे छोटे कीड़े इस जगह से निकल जाओ, अब से ये जगह हमारा है। भाई वो लड़की सोचती है ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है, अभी के टाइम सारे लोग कल्टिवेट कर रहे हैं और इस हालत में मैं उनको जगह नहीं सकती। वो बात करती है कि मेरे दोस्त ऑलरेडी अपना कल्टिवेशन शुरू कर दिया है, आप लोग भी आकर यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। भाई उनका लीडर कहता है, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे चूहे जो कि अभी तक घोस्ट एक्स रिलम पर भी नहीं पहुंचा है, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों का औकात सेम है? मैंने कहा बाहर निकल जाओ तो बाहर निकल जाओ। भाई वो लड़की मन में सोचता है, मेरे को पहले ही पता था एक कल्टीवेशन के वर्ल्ड बिल्कुल जंगल की तरह हो जाएगा जहाँ पर ताकतवर लोग कमजोर को बुली करेंगे, बट मैं एक गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, मैं इनको ऐसा नहीं करने दूंगी। और तभी वो कुछ और कहे पाती अचानक से सामने फैंग आ जाता है और कहता है, तो तुम लोग अपने आप को कुछ बहुत ही ज्यादा महान सोच रहे हो। एक लड़की को बुली करते हुए वो अपने तलवार पर माना को गदर करते हुए जमीन पर दे मारता है और उससे बहुत ही ज्यादा ही फायर एनर्जी रिलीज होता है, जो देखकर उन सारे लोगों के हालत खराब हो चुके थे। तभी उनका लीडर कहता है, जल्दी से जल्दी पीछे चलो। फैंग के दोस्तों का भी कल्टीवेशन टूट गया था क्योंकि आसपास भूकंप होने लगे थे। तभी फैंग उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रहा था, जो देखकर उनके बॉस का भी हालत टाइट हो जाता है। फैंग अपनी तलवार को उठाता है और आगे बढ़ाते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से। और उसके साथ दोबारा से वहाँ पर एक जबरदस्त पावर रिलीज होता है। अब इसको देखकर वो बंदा समझ जाता है कि उसके सामने जो भी खड़ा है वो इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और घबराते हुए सारे लोग वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है। भाई फैंग अपनी तलवार को सेफ्टी पॉकेट पर डालता है, जबकि उसके दोस्त काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। वो फैंग का बहुत ज्यादा तारीफ करता है और फैंग एक स्माइल के साथ कहता है, लगता है तुम लोगों का कल्टीवेशन खत्म हो चुका है, वैसे भी यहाँ पर और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तो फिर क्या चले हम लोग। भाई वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि वो लड़की मन ही मन सोच रही थी, हे लड़का अगर गलती से भी अपने पावर को रिलीज कर देता तो फिर आज इसी जगह पर 3 लाशें गिर जाते, बट इसके अंदर पावर और कंट्रोल दोनों ही बहुत ही अच्छा है। मेरे को ये चीज जल्द से जल्द ऑर्गेनाइजेशन पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद एक रिसेप्शनिस्ट कॉल पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने कि तुम्हें एक दूसरा हाई लेवल का कल्टीवेटर मिल चुका है, वो भी हमारी इसी जगह पर। मेरी दूसरी तरफ वही येलो हेयर वाली लड़की थी, वो शॉक होते हुए कहती है, क्या एक दूसरा, इसका मतलब क्या है? भाई उस रिसेप्शनिस्ट के पीछे एक बुढ़ा आदमी आ चुका था, जिससे कि वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं इसे जरूर से रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर कॉल को कट कर दिया जाता है। फिर दिखाया जाता है वो रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, टीचर हम लोग कितना ही ज्यादा ही लकी हो सकते हैं, हमारे इसी सिटी के अंदर 2 ताकतवर हाई लेवल का कल्टीवेटर मिल चुका है। असल में यहाँ पर इन लोगों को लग रहा था कि वो सोलर एनर्जी वाला और इस येलो हेयर वाली ने जिसके बारे में कहा वो दोनों अलग अलग पर्सन है, जबकि वो दोनों ही फैंग था। वो बुढ़ा इंसान कहता है, क्या कहा तुमने हम लकी? अरे यार तुम्हें पता भी है ये सभी लोग कुछ ही दिन के अंदर हमारी सोसाइटी के टॉप लेयर पर चढ़ जाएंगे। मेरे को लगता है मेरे को टाइम के पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मैसेज शिफ्ट होता है और जब एक जगह से फैंग जाते हुए अचानक से चौंक जाता है क्योंकि आसपास के लोग बात कर रहे थे, देखो देखो वो लड़का तो बिल्कुल ब्रदर एस की तरह ड्रेस पहना हुआ है। सच में ये आदमी एकदम से हीरोइक एंट्री लिया था उस गुफे के अंदर। फैंग के उस गुफे वाले वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुका था। सभी लोग अब फैंग को ब्रदर एक्स के नाम से जानने लगे थे और अभी के टाइम फैंग जब रास्ते से जा रहा था लोगों को लग रहा था कि असल में फैंग अपना ही कॉस्प्ले कर रहा है। वही फैंग मोबाइल पर देखता है कि बहुत सारे लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उस गुफे के ऊपर से एक फायरी ड्रैगन को भी जाते हुए दिखा था। वही फैंग वहाँ से निकलते हुए सोचता है, लगता है मैंने बिना जाने कुछ ज्यादा ही पावर को अनलीज कर दिया था, बट अभी के टाइम मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर है, लगता है मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। इसके साथ वो पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही टाइम के अंदर वो पहाड़ में पहुंच भी जाता है। वही दूसरी तरफ वो लड़की अभी भी जंगल में फैंग के सारे स्ट्रेसेस को मिटा रहा था, क्योंकि इन सभी चीज वो लोग आम आदमी को बता नहीं सकते। तभी अचानक से लड़की को साइड से कुछ रोशनी दिखाई देता है। वो देखता है आसमान से बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल सोलर एनर्जी रिलीज हो रहा था, इसका पावर उस पूरे पहाड़ी के अंदर महसूस करा जा सकता था। वो लड़की सोचता है ये लड़का किस तरीके का मॉन्स्टर है, घोस्ट रिलम के अंदर रहते हुए ये इतना ज्यादा एनर्जी को कैसे रिलीज कर सकता है,
क्या ये दोबारा से ब्रेक थ्रू करेगा? नहीं, मैं इस बार मिस नहीं कर सकती। वो तेजी से आगे बढ़ता है और मनी मन कहता है अब तुम नहीं बचोगे, मैं अब तुम्हें जरूर से पकड़ लूंगी। दिखाया जाता है फैंग के बॉडी से बहुत ही ज्यादा रोशनी आसमान की तरफ जा रहा था और कुछ ही टाइम के अंदर उसके पूरे बॉडी से बहुत सारे हाथ निकल गए थे, जैसे कि वो बहुत ही तेजी से अपने हाथों को मूव करते हुए कोई डांस परफॉर्म कर रहा था और उसका पूरा बॉडी हवा में उड़ने लगा था। फिर वो अपने दोनों हाथ को पास ले आते हुए आसमान पर वो स्पिरिचुअल कुठार को इधर उधर घुमाने लगता है और दूर से वो लड़की दौड़ती हुई जब जाती है उस कुठार को हवा में घूरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा ही शॉक हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है जब मैं घोस्टनेक्स रियलम का 2 स्टार ऊपर ब्रेक थ्रू किया था तब मेरा हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था। मैं उस पूरे हफ्ते अपने बेड से उठ नहीं पाई थी, मुंह से बार बार खून निकल रहा था। बट इस लेवल की एनर्जी को कोई कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? लगता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गॉड हो चुका है। वो बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है और मन ही मन सोचता है कि ये आदमी जो भी है ये जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने का कोशिश नहीं कर रहा बल्कि एक एंशिएंट मास्टर की तरह धीरे धीरे अपने इस ब्रेक थ्रू को पुख्ता करता चला जा रहा है। वो एक जगह पर रुककर उस डिवाइन कुठार को देखता है जो कि पूरब की तरह साइड लेते हुए एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर को बना लिया था और उस पहाड़ी से भी थोड़ा सा लाइट निकल रहा था, जिसको देखते हुए वो लड़की समझ जाती है कि हमारे हीरो कहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे हीरो का आंख धीरे धीरे खुलता है, उसके पूरे बॉडी से ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज हो रहा था और तभी हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो ने अब कंप्लीट 2 स्टार घोस्टनेक्स रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और तभी वहाँ पर वो लड़की भी पहुंच जाती है बट वो देख पाता है वहाँ पर अभी कोई भी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा ही मायूस हो जाती है और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है मैंने बस 30 सेकंड से देरी कर दी, ये अभी अभी यहीं पर था। तभी वो नीचे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा हैरान होता है। दिखाई देता है उसके सामने असल में फैंग अभी भी खड़ा हुआ था और वो अपनी तलवार को बाहर भी निकाल लिया था। वो मन ही मन सोचता है ये लड़की कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, इसका असली का इंटेंशन क्या है? तभी वो लड़की भी बिना किसी सवाल के आंसर देने लगता है कि वो फायरफ्लाई स्क्वाड का कैप्टन है जो कि गवर्नमेंट के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का एक हिस्सा है। कहता है आप जो भी हैं आपकी ताकत को देखते हुए मैं आपको मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत टाइम से बहुत जगह पर ढूंढने का कोशिश किया, प्लीज मेरी बातों के ऊपर विश्वास करिए, हमारा कोई भी गलत मोटिव नहीं है। बट फैंग पूरी तरीके से कोल्ड था, वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, जो देखकर वो लड़की मन ही मन थोड़ा सा घबरा जाती है और वो सोचती है कि मैंने इसको थोड़ा सा ऑफेंड कर दिया है क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसे फॉलो कर रहा था, लगता है मेरे को थोड़ा सा सोच समझ कर बात करना चाहिए। तभी फैंग कहता है मेरे को बताओ मैं तुम्हारे एसोसिएशन को क्यों ज्वाइन करूँ? लड़की हैरान होते हुए मन ही मन सोचता है कि मेरे को इसको सच कह देना चाहिए, वैसे भी इस तरीके के एक मॉन्स्टर के साथ सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। बट वो कहती है हमारी जिया नेशन जो नए नए कल्टीवेटर है उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं जिससे कि हम लोग उनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे सके। अभी के टाइम बहुत सारे लोग इस कैओटिक माहौल पर अपने आप को ताकतवर बनाने का कोशिश कर रहा है जिससे कि फ्यूचर के डिजास्टर को या फिर दुश्मन को संभालने के टाइम हम लोग अकेले नहीं रहे बल्कि पूरी टीम के साथ उसका डट से मुकाबला कर सके। फैंग पूछता है देखो मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैं किस तरीके से तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूं? लड़की थोड़ा सा हैरान होती है, फिर अपने पास से एक आइडेंटिटी कार्ड को निकालता है और कहता है ये देखो मेरा नाम सू कुंगवांग है, मैं ओलंपिक में भी खेल कर आ चुके हूँ, तुम शायद से मेरे नाम को पहले से जानते होगे, प्लीज मेरी बातों के ऊपर विश्वास करो। वही फैंग सोचता है हाँ इस लड़की के नाम तो मैंने पहले भी सुना है, तो जैसे कि मैंने सोचा था कि जिन सारे लोगों के पास एक सुपीरियर फिजिक है वो लोग पहले ही आवेदन कर पाएंगे, बट इन सब के बावजूद पिछले लाइफ पर मैंने देखा कि हमारे पूरे देश तबाह हो गया, तो इसके कारण से मैं अभी इस गेम का पार्ट नहीं बन सकता, मेरे को अभी और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। फिर फैंग कहता है हाँ मेरे को पता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, और वो वहाँ पर जाम करते हुए सीधा विंगसू के पीछे आ जाता है और कहता है देखो तुम मेरे इस लोकेशन को पूरी तरीके से गुप्त रखोगे, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और वो मन ही मन सोचता है अभी के टाइम ये एसोसिएशन और ये विंगसू के बिहेवियर देखते हुए समझ में आता है कि ये लोग हमें फोर्स नहीं करना चाहते, और वो इसी का फायदा लेते हुए कहता है देखो मैं अभी तुम्हें ज्वाइन नहीं कर सकता, बट ठीक है मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में जरूर से सोचूंगा। लड़के पीछे घूमते हुए कहती है रुको, बट वो देख पाती है वहाँ से फैंग पूरी तरीके से गायब हो चुका था। फिर वो वहाँ से गुस्से से जाते हुए कहता है मैंने पूरे दिन भर जंगल के अंदर इसके सारे ट्रेसेस मिटाया, 2 दिन से इसे इतना ज्यादा ढूंढा, बट वो मेरे से वापस से भाग गया और मेरे को एक पुख्ता जवाब भी नहीं दिया, और ये सब कुछ वो असल में ब्लूटूथ से किसी और को बोल रहा था। तभी दूसरी तरफ से बताया जाता है अभी के टाइम एक दूसरा पॉल्यूटेड जोन बन रहा है, तो जल्दी जल्दी हमारे पास लौट आओ। मेरी लड़की सोचती है क्या दोबारा से एक पॉल्यूटेड जोन, मतलब दोबारा से वो सभी खूंखार मॉन्स्टर बनेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इविल और खून का प्यासा है, और हमें बताया जाता है ये सारे मॉन्स्टर दूसरे लोगों के खून चूसता है या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखता है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर है जो कि अपने आप को डिस्गाइज में छुपा सकते हैं, और यही मॉन्स्टर सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, और फिर बाद में जाकर इन सारे पावर को कलेक्ट करते हुए एक पॉल्यूटेड जोन को बना देता है। अगर हम लोग जल्दी जल्दी इन सारे पॉल्यूटेड
जोन को क्लीन ना करे तो फिर इससे इन्फ्लुएंस होकर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर बनेंगे और वो लोग वापस से दूसरा पोल्यूटेड जोन बनाएगा और इसी तरीके से सर्कल चलता रहेगा, जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर डिजास्टर आ सकता है। शिफ्ट होता है, शाम ढलकर रात हो जाता है और आसमान से बहुत ही कड़ी बिजलियां चमक उठता है और बहुत ही तेजी से बारिश हो रहा था। तभी किसी को वहां से जाते हुए दिखाया जाता है। न्यूज आता है जहाँ पर बताया गया था आज के दिन बहुत ही ज्यादा हेवी थंडर स्टॉर्म होने वाला है और इसके कारण से सारे लोगों को बताया जाता है कोई भी अपने घर से बिना कारण से ना निकले और बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहे एंड स्पेशली युहुआंग माउंटेन को जितना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करने का कोशिश करे। अभी के टाइम इस माउंटेन को टूरिस्ट के लिए पूरी तरीके से बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस जगह पर किसी भी पल लैंडस्लाइड हो सकता है। लैंडस्लाइड मतलब पहाड़ में ऊपर का जो मिट्टियां होता है वो नीचे की तरफ धस आ जाता है और इसके कारण से बहुत सारे लोगों का जान कभी कभी चला जाता है। तो इसी के बारे में बात करा जा रहा है। वही पूरी सिटी के अंदर बहुत ही तेजी से बारिश हो रहा था और बिजलियां भी चमक रही थी। लोगों का मानना था इतना ज्यादा बारिश उन लोगों ने बहुत सालों तक नहीं देखा। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई दूसरी तरफ फैंग उसी बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ रहा था और उसके सामने बहुत ही तेजी से बिजलियां चमक रहा था और फैंग मन ही मन कहता है इस पूरी स्टॉर्म का असली सेंटर है मेरे सामने वाला ये माउंटेन। वो एक जगह पर आकर वहाँ से जंप कर देता है और नीचे लैंड करता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है एक नए पोल्यूटेड जोन को युहुआंग माउंटेन के आसपास डिटेक्ट करा गया है। भाई हमारे हीरो धीरे धीरे युहुआंग माउंटेन की तरफ बढ़ने लगता है और इस पूरे पहाड़ को घेरे रखा था एक बहुत ही घनी सी जंगल ने। सिस्टम बताता है इस जगह की पोल्यूशन लेवल के बारे में अननोन है। फैंग धीरे धीरे उसी जंगल के बीच से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से वो कुछ नोटिस करता है और दूसरे ही पल आसमान से एक बहुत ही तगड़ा सा थंडर आकर सीधा फैंग को स्ट्राइक करता है। शिफ्ट होता है और एक दूसरे जगह पर टीवी के पर्दा पर युहुआंग माउंटेन का पिक्चर लगाया गया था और कोई कहता है अभी के टाइम स्पिरिचुअल एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन युहुआंग माउंटेन के अंदर टाइम के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। हमें अभी के अभी इस माउंटेन को पूरी तरीके से घेर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह एक पोल्यूटेड जोन बनने लगा है। ये मैटर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और बहुत ही ज्यादा ही डेंजरस, जिसके कारण से मैंने क्वीन सू को भी हमारे पास बुला लिया है अपने पिछले मिशन को अवॉइड करते हुए। अब बाकी का रिपोर्ट क्वीन सू खुद देगा। दिखाई देता है वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उस आदमी के साइड पर क्वीन सू बताती है अभी के टाइम इस माउंटेन के अंदर जाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो चुका है। इसके आसपास बहुत ही जोर का थंडर स्ट्राइक हो रहा है, जिसके कारण से इस जगह को हम लोगों ने ऑलरेडी ए लेवल पोल्यूटेड जोन घोषित कर दिया है और जिस तेजी से यहाँ के स्पिरिचुअल पावर बढ़ा है बस 1 घंटे के अंदर ये एस लेवल तक भी पहुंच जाएगा, जो कि हमारे देखे गए सबसे ज्यादा डिजास्टर जोन बन सकता है, जिसके कारण से कोई 3 स्टार लेवल का बंदा भी वहाँ पर नहीं जा सकता। सारे लोग बहुत ही ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। एक बंदा कहता है तो फिर मैं अभी के अभी इस पूरे माउंटेन को सील कर देने का बंदोबस्त करता हूँ और हमारी पेट्रोल टीम को भी वहाँ पर भेज देता हूँ, जिससे कि कोई भी लोग उस पहाड़ के आसपास जाने का कोशिश भी ना करे। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है बिल्कुल, जब तक ना हमें इसके जड़ का पता चल जाए तब तक इस जगह को पूरी तरीके से सील कर देना पड़ेगा। शिफ्ट होता है दोबारा से पहाड़ी पर हर तरफ थंडर स्ट्राइक हो रहा था। तभी दिखाया जाता है हमारे हीरो फैंग ने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से इस स्ट्राइक से बच चुका था। वो फिर भी रुकता नहीं है और अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिव करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो मनी मन सोचता है अभी के टाइम हमें स्पिरिचुअल एनर्जी का पूरा फायदा लेना पड़ेगा, नहीं तो इंसानियत फूड चेन के सबसे ऊपर रहता है वही सबसे ज्यादा नीचे चला जाएगा और हर किसी का शिकार बनता चला जाएगा, क्योंकि वो खरगोश भी इतना ज्यादा डेंजरस बन चुका था कि वो किसी भी इंसान को खा सके और पूरी जगह के अंदर लाशों का ढेर बिछा सके। इसके अलावा फ्यूचर और भी ज्यादा टेरिफाइंग बनता चला जाएगा, जिनके साथ अच्छे खासे कल्टीवेटर भी फाइट नहीं कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी जिन यांग ब्रीथिंग टेक्निक एंड फ्लेमिंग सोर्ड स्टाइल, जो कि मेरे सोलर पावर के साथ पूरी तरीके से मिल चुका है, और मैंने अपने तलवार के साथ भी पॉइंट्स को जोड़ते हुए उसे काफी ज्यादा मजबूत, डिफेंसिव और उसके साथ साथ डिस्ट्रक्टिव बना दिया है। बट इन सब के बावजूद ये थंडर एनर्जी सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है अपने आप को डिफेंस करने के लिए और उसके साथ साथ हमला करने के लिए भी। और जब तक मेरे को ताकतवर बनने का मौका मिलेगा मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोबारा से एक थंडर स्ट्राइक उसकी तरफ बढ़ता है और वो अपनी तलवार को बाहर निकलते हुए उस स्ट्राइक के साथ सीधा सीधा जूझने का कोशिश करता है। उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। दिखाई देता है वो एनर्जी जैसे कि फैंग की पूरी बॉडी को हजारों टुकड़ों में बांट रहा था। वो बहुत ही जोर जोर से खून खांसता है, फिर जमीन में अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है ये थंडर एनर्जी कोई मामूली ताकत नहीं है, ये मेरे को डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि मैं क्रॉल करते हुए आगे बढ़ूं। दिखाई देता है आसमान पर एक बहुत ही ब्लू कलर का तारा चमक रहा था और उसी के पास से बहुत ज्यादा थंडर एनर्जी नीचे गिर रहा था। बट हमारे फैंग खड़ा होते हुए कहता है बट मेरे को कोई भी झुका नहीं सकता। वो जिनवांग ब्रीथिंग टेक्निक को फुल पावर के साथ एक्टिव करता है। जिनवांग मतलब कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था जो लावा वाला टेक्निक वो प्रैक्टिस कर रहा था, उसी का नाम जिनवांग रखा गया है। तभी एक दूसरा थंडर स्ट्राइक
आगे बढ़ता है और उसके साथ फाइट करने के लिए फैंग भी तेजी से आगे बढ़ता है। उन दोनों का आपस में क्लैश होता है और वहां से बहुत ही ज्यादा ही फायर एनर्जी रिलीज हो रहा था। फैंग के मुंह से दोबारा से खून निकलता है। वो काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था और वो मन ही मन कह रहा था मेरे को किसी भी हालत में इस पहाड़ के चोटी तक पहुंचना पड़ेगा। वो वहां पर अपने पैरों पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बहुत ही ऊंचा सा जंप लेता है और सीधा पहाड़ के चोटी के ऊपर पहुंचने लगता है और मन ही मन सोचता है ये थंडर एनर्जी कितना ज्यादा पावरफुल है जिससे कि मेरे को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बट मैं फिर भी रुकने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे को मारने का ही क्यों ना कोशिश करो। वो उसी थंडर के साथ जिसकी बात कर रहा था तभी उस जगह पर बहुत ही तेजी से थंडर स्ट्राइक गिरता है और ये पावर इतना ज्यादा मैसिव था जो कि दूर से एक बंदा रिकॉर्ड करते हुए कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा थंडर स्ट्राइक कभी नहीं देखा। उसके आसपास के लोग भी कहता है सच में क्या यहाँ पर थंडर गॉड आ गया। तब एक बुढ़ा इंसान कहता है मेरे को दिखाई दिया उस थंडर के बीच जैसे कि किसी इंसान का परछाई। दूसरी तरफ एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम ने एक पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट को डिटेक्ट करा है और उसे प्रोसेस करना भी शुरू कर दिया है। दिखाई देता है हमारे फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा ही थंडर सोका जा रहा था। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है आपने डिवाइन थंडर पावर को रिफाइन कर लिया है। हमारे हीरो के बॉडी से फायर एंड थंडर का एक अजीब सा मिक्सचर एनर्जी निकल रहा था। भाई फैंग मन ही मन सोच रहा था थंडर एनर्जी को सुप्रीम पावर कहा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर को होल्ड करता है। सच में मैंने वो मानवा वाले कल्टीवेशन के स्टोरी पर सही पढ़ा था। पिछले टाइम जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होते थे उनको डिवाइन पनिशमेंट की तरफ से थंडर स्ट्राइक होता था और उसी को सहते हुए उनका बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत बन जाता था। तभी हमारे हीरो के न्यू लुक को दिखाया जाता है और फैंग कहता है अब से थंडर ही मेरा स्पीयर बनेगा और थंडर ही मेरा शील्ड। उसके बॉडी से बहुत ज्यादा थंडर एनर्जी के धागे निकल रहे थे। तभी एक नोटिफिकेशन आता है थंडर एनर्जी के द्वारा आप इविल और करप्टेड चीजों के ऊपर हमला करने से उनको डबल डैमेज दे सकते हैं, बट इस चीज को आपको एक ही जगह के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर रखना पड़ेगा। तो आप किस में इसे इन्फ्यूज करना चाहेंगे। फैंग मन ही मन सोचता है मेरे तलवार के अंदर ऑलरेडी फायर पावर है और इस फायर पावर के साथ मेरे थंडर पावर को मिलाने से शायद इस तलवार का पावर डायनामिक्स थोड़ा सा बदल सकता है जो कि इसे थोड़ा सा कमजोर बना देगा। और इन सब के अलावा मैं अपने शॉट के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं बन सकता। ठीक है मेरे को समझ में आ गया। वो अपने ही लेफ्ट हैंड पर थंडर जजमेंट के पावर को एक्टिव करने के लिए सिस्टम को कह देता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है क्या सच में आप ऐसा करना चाहते हैं। फैंग हाँ में जवाब देता है। इसके साथ उसका बाईं हाथ थंडर जजमेंट पावर के साथ लेस हो जाता है। दूसरे दिन दिखाया जाता है वहाँ पर उस पहाड़ी के चोटी पर कुछ लोग पहुंचे थे। तभी क्विंगसू कहता है कैप्टन हान यहाँ पर सिचुएशन जैसा कि हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं है। कल के रात बस 2 ही घंटे के अंदर ये एक पॉल्यूटेड जोन से नॉर्मल जोन पर तब्दील हो गया, बट अब फिर भी हवा के अंदर एक थंडर एनर्जी को महसूस करा जा सकता है। तभी कैप्टन हान जमीन पर हाथ रखते हुए कहता है तो फिर लगता है यहाँ पर कोई तो आया था जो कि यहाँ से इस पावर को सोख कर ले गया है। क्विंगसू आगे बढ़ते हुए कहता है कि आपको लगता है वो इस ट्रेमेंडस पावर को सोखने के बाद बचा भी होगा। रुको मैं भी देखती हूँ। उसके साथ वो भी जमीन पर हाथ रखते हुए चीजों को समझने का कोशिश करता है। फिर कहती है लगता है पिछली रात बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण से सारे ट्रेसेस मिट चुके हैं। भाई कैप्टन हान कहता है वो इस जगह से करीब 8 बजे चला गया होगा। क्विंगसू हैरान होते हुए उठती है। हान कंटिन्यू करता है 6 बजे यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा ताकतवर बनता चला जा रहा था, जबकि 7 बजे ये मैक्सिमम लेवल को टच कर लिया था, जबकि 8 बजे ये जगह नॉर्मल हो चुका था। और इस पूरे सिचुएशन को अगर कंक्लूड करा जाए तो फिर समझ में आता है 7 बजे इस जगह को हमारी फोर्स ने पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दिया था। कोई भी 7 बजे के बाद इस पहाड़ी के अंदर नहीं आया है। तो इसका मतलब है वो बंदा पहले से ही यहाँ पर आ चुका था। वो 7 से 8 बजे के अंदर इस थंडर के पावर को सोखा था और मेरे को लगता है वो जो भी आदमी था उसके पास पहले से ही कोई स्पिरिचुअल पावर हुआ होगा, जिसके कारण से ये पावर उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा होगा। बट क्या ये बस कोई कोइंसिडेंट है? क्या वो ऐसे ही घूमते हुए यहाँ पर पहुंच गया था या फिर उसको पहले से ही पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है? देखो हमें अभी नहीं पता कि ये जो भी है हमारे लिए डेंजरस है या फिर अच्छा, बट अगर इसकी इंटेंसिटी खराब हुआ तो फिर हमारे पूरे देश के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। भाई दूसरी तरफ फैंग अपने घर पर बैठकर छींक रहा था। कैप्टन हान सभी को डिक्लेयर करता है अब जब तक हम इस बंदे को ट्रैक नहीं कर लेते तब तक इस बंदे का कोड नेम होगा टायरेंट। टायरेंट मतलब जो मॉन्स्टर दुनिया के अंदर तबाही ले आता है। इस पार्ट का शुरुआत होता है दोबारा से उसी पहाड़ी से जहाँ पर क्विंगसू कैप्टन हान अपने सारे सोल्जर्स के साथ उस पहाड़ी को देखने के लिए आया था। और कैप्टन हान कहता है हमें किसी भी हालत में इस टायरेंट को हमारी टीम के अंदर जुड़ना पड़ेगा और अगर वो जुड़ना नहीं चाहता उसे हमें खत्म कर देना है, क्योंकि हम फालतू के रिस्क नहीं ले सकते। तभी साइड में एक बटलर आते हुए कहता है हमें ऑलरेडी और एक हाई लेवल के पायोनियर के साथ कनेक्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं और इस पूरी चीज को मैनेज कर रहा है हमारी एक टीम के लीडर क्विंगसू। क्विंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो मन मन सोचता है अब कैप्टन हान मेरे को ही क्वेश्चन करने वाले हैं। दिखाई भी जाता
जाता है। कैप्टन हान सीधा उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, बताओ मेरे को वो नया बंदा असल में क्या है और उसके पावर के बारे में मेरे को और भी थोड़ा सा जानना है। लड़की कहती है, मैंने उस लड़के को पहली बार देखा था क्विंगचेंग यूनिवर्सिटी के उत्तर के गेट पर, जब एक ए लेवल के पॉल्यूशन जोन बना था उसको क्लीन करते हुए। मैंने बहुत बार उसके साथ कांटेक्ट बनाने का कोशिश किया बट वो हमेशा मेरे हाथ से फिसल जाता है और अभी तक उसके लोकेशन के बारे में हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए हैं। हमें बस एक म्यूटेशन रैबिट को मरा हुआ मिला था और जहाँ पर हम लोग को पता चला था कि उस लड़के के पास असल में स्ट्रॉन्ग यंग फ्लेम पावर है। हम लोग अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसने किस तरीके से उस सोलर पॉल्यूटेड जोन को क्लीन करा था। और वो मन ही मन सोचता है, चलो लगता है मैंने कुछ सच और झूठ का मिलावट बनाकर एक अच्छी तरीके से स्टोरी बना दिया है। मैंने उसको प्रॉमिस करा था मैं किसी को भी उसकी रियलिटी नहीं बताऊंगा। मेरी दूसरी तरफ कैप्टन हान सोचता है, अच्छा यंग फ्लेम पावर, ठीक है, लगता है उसके साथ इस थंडर वाले पायोनियर का कोई भी रिश्ता नहीं होगा क्योंकि वो फ्लेम का था और ये तो थंडर है। सो तुम अपना काम करते रहो, हमें अपने टीम को और भी ज्यादा बड़ा बनाना है, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। भाई क्वीन उसको सैल्यूट करते हुए हमें जवाब देता है। भाई हान साइड में बटलर के पास आते हुए कहता है, देखो हम लोग इन सारी चीजों को पब्लिक में आने नहीं दे सकते क्योंकि इससे हो सकता है कुछ बुरे लोग इसका फायदा उठाने का कोशिश करे। तो फिर बता दो कि यहाँ पर बस एक नॉर्मल सा तेज बारिश हुआ था, कोई भी सस्पिशियस चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। शिफ्ट होता है दोबारा से हमारे फैंग के घर पर। वो अपने फ्लेम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने शार्ट को सबसे ट्राई कर रहा था या फिर उसके अंदर भी अपने पावर को कॉम्प्रेस कर रहा था। फिर ड्रेस को उठाते हुए उसे पड़ता है और कहता है, मैंने जब से थंडर एनर्जी को अपने अंदर इन्फ्यूज करा है मैं अपने दूसरे एनर्जी के साथ इसकी एनर्जी को बहुत ही आराम से अलग तरीके से महसूस कर सकता हूँ। अभी के टाइम मेरा बाईं हाथ मेरे बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुका है जिसके अंदर बेशुमार ताकत छुपी हुई है और मेरे को लगता है मैं वापस से बटल नेक पर पहुंच चुका हूँ। तो बहुत ही जल्द मैं दोबारा से अपने आप को दूसरे रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। वो अपने हाथ पर कुछ थंडर बॉलों को बनाता है और मन ही मन सोचता है, देखो जरा वो इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी जो कि मेरे को झुकाना चाहता था, हाँ मैं इसे बच्चों की तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसा हो सकता है कि इसका ताकत पहले से थोड़ा सा घट चुका है। इसके साथ वो अपनी थंडर एनर्जी को थोड़ा सा फैलाता है और उसके हाथ से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रहा था और वो मन ही मन सोचता है, बट इसमें भी मेरे को ज्यादा दर्द नहीं हुआ। मेरे को सबसे ज्यादा दर्द हुआ था जब मैं पहली बार ब्रेक थ्रू करा था, उसमें लग रहा था मेरा पूरा शरीर 100 बार जल के खाक होकर दोबारा से बन रहा था। बट अभी के टाइम मैं अपने इस थंडर पावर को एक बार इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि इसको किसी एविल एंटिटी के ऊपर इस्तेमाल करने से इसका ताकत 300% तक बढ़ सकता है। और जब वो ऐसा सोच ही रहा था, अचानक से साइड में मोबाइल में एक वार्निंग साउंड आता है। वो पास आते हुए देखता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सारे लोगों को सतर्क करा गया था। मैं हीरो सोचता है जिस भी जगह पर ये गवर्नमेंट के लोग आम लोगों को जाने के लिए मना करता है उसी जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा अफसर से भरा हुआ है। वो नोटिफिकेशन को ओपन करते हुए देख पाता है कि शहर के बीचों बीच से एक फैक्ट्री के अंदर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है और ये एक केमिकल फैक्ट्री था और केमिकल फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट होने के कारण से पूरे शहर के अंदर पॉल्यूशन छा चुका है और इसके कारण से आसपास के लोगों को ज्यादा पैनिक ना करते हुए घर के अंदर रहने के लिए रिक्वेस्ट करा जा रहा है। और बताया जाता है इस फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट होने के टाइम कोई भी लोग मौजूद नहीं थे, इसके कारण से किसी आम आदमी को या फिर किसी वर्कर को इसमें कोई भी इंजरी या फिर डैमेज नहीं हुआ है। वही न्यूज को देखते हुए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि एक्सप्लोजन नॉर्मल नहीं लग रहा, लगता है इसके अंदर कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो जरूर से है। और भी कुछ लोग लिखते हैं कि इस फैक्ट्री के आसपास कुछ अजीब से आवाज सुनाई दे रहा है, आग से गर्म होने की जगह आसपास एक अजीब सा ठंडा और स्कैरी माहौल बन चुका है। ये सब पढ़ते हुए फैंग सोचता है लगता है इस जगह पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर से है। और तभी इन सारी फीलिंग्स के बारे में वो सोचते हुए उसे याद आता है वही सारी नाइट और इविल मॉन्स्टर के बारे में। वो कहता है उस दिन मैं एक पत्थर के पीछे बहुत ही ज्यादा डरते हुए छुपा हुआ था और उस जगह पर एक अजीब सा और बहुत ही बड़ा चूहा आ चुका था जो कि रूथलेसली हर जगह कत्लेआम मचा रहा था। और तभी वो मॉन्स्टर कुछ महसूस करता है और फिर जोर से चीख उठता है। हीरो सोचता है ऐसा हो सकता है वहाँ बड़ा असल में वही जीव हो या फिर वो सभी मकड़ियाँ या फिर चमगादड़ या फिर पेड़, पता नहीं, बट कुछ भी हो सकता है। और उन सभी लोगों के लिए एक फैक्ट्री सबसे ज्यादा अच्छा जगह है जहाँ पर वो लोग आराम से अपने घर को बना सकते हैं। वो अपने थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है अगर सच में वहाँ पर वही सारी जीव हो तो फिर पिछले वो म्यूटेटेड खरगोश से भी काफी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। लगता है मेरे को अब मौका मिल चुका है अपने पावर को इस्तेमाल करने का। शिफ्ट होता है रात को, आसमान से काफी ज्यादा बारिश गिर रहा था। तभी एक सुनसान सी गली से अचानक से कुछ तेजी से आगे बढ़ता है। दिखाई देता है ये असल में कुछ लोग थे और हमें बताया जाता है ये है असल में डिस्ट्रॉयर स्क्वाड जो कि कैंडल नाइट नाम के एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहा है। और अभी के टाइम ये लोग अपने टारगेट को खो दिया है। उनके लीडर कहता है इन सभी मॉन्स्टर अंधेरे में और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं और इसके साथ साथ वो हमेशा मुंह के अंदर से एक अजीब सा
विस्लिंग साउंड निकालते हैं। प्लीज अगर आप लोग इसके लोकेशन के बारे में कुछ भी जान सके तो जल्द से जल्द हमें नोटिफाई करिए। आज का ये वेदर में वो मॉन्स्टर जरूर से शिकार करने के लिए निकलेगा और अगर हम लोग जल्द से जल्द उसे पकड़ के खत्म ना कर पाए तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर कहता है आसपास के सभी पायोनियर हंटर्स लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय स्क्वाड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। लीडर कहता है सबके सब अपने आसपास नजर रखना, लोगों के सेफ्टी के साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। हेडक्वार्टर से मैसेज आता है पूरे शहर को 12 घंटे के लिए स्टॉप कर दिया गया है। कोई भी लोग अभी के टाइम बाहर नहीं आएंगे। सबके पास ऑलरेडी साइरेन नोटिफिकेशन जा चुका है और हम लोग तुम्हारे पास जल्द से जल्द हमारे एसोसिएशन के एक एजेंट को भेजते हैं। उसका कल्टिवेशन काफी अच्छा है। उसके साथ साथ वो लोकेशन डिटेक्ट करने में एकदम से माहिर है। दिखाई देता है ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन सू थी। तुम लोग अभी के टाइम उसी के टेरिटरी के अंदर जा रहे हो तो बहुत ही जल्द उनके साथ तुम्हारा मुलाकात हो जाएगा। हंटर स्क्वाड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था और मनी मन सोचता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा फेमस है, लगता है ये हमारा मदद जरूर से कर पाएगा। और तभी वो ऊपर कुछ देखते हुए रुक जाता है क्योंकि ऊपर हमारी सू क्वीन के टीम आ चुकी थी। सू क्वीन कहती है तो चलो अब तुम लोगों के लिए हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा। हंटर स्क्वाड कहता है क्या ओवर टाइम एक ऐसा फालतू की बात है, ये राक्षस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हम लोग इसे जल्द से जल्द हॉन्ट ना करें तो फिर ये पूरे शहर के अंदर कत्लेआम मचा सकता है। भाई सू क्वीन घूमते हुए कहता है ठीक है, लगता है तुम लोग हमारे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर कोई बात नहीं, अपना मिशन खुद कंप्लीट करो। मैं गई। मेरी वो हंटर स्क्वाड परेशान होते हुए कहता है सॉरी मेरे को माफ कर दो, मेरा टोन थोड़ा सा हार्श था, प्लीज हमें मदद की जरूरत है। वो मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, अगर हमारा जान जाए तो भी ठीक है बट हम आम लोगों के जान को इस तरीके से रिस्क में नहीं डाल सकते। प्लीज उस मॉन्स्टर को ढूंढने में हमारा मदद करिए। भाई अब सभी लोग एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो चुके थे। तभी क्वीन चैंग अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है वो मॉन्स्टर इस साइड पर है। दिखाई देता है वो एनर्जी सीधा जाकर एक बिल्डिंग तक पहुंचता है। दिखाई देता है वहाँ पर वो मॉन्स्टर दीवारों को तोड़ते हुए कुछ तो कर रहा था। भाई हंटर स्क्वाड के लीडर कहता है बॉयज तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो और हर तरफ फैलते हुए इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से घेर लो। भाई सारे लोग जब जंप करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तब वो मॉन्स्टर भी उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर लेता है। वो तेजी से अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए आगे बढ़ता है और तभी एक आदमी उसके सामने पहुंच चुका था और दूसरे ही पल सारे लोग पूरी तरीके से उस मॉन्स्टर को घेर लिया था। और फिर 4 लोग चीखते हुए कहता है लीडर आगे बढ़िए। और उसी वक्त उनके लीडर ऊपर से सीधा नीचे की तरफ लैंड करने लगता है। अपने हाथ के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक तलवार बनाते हुए वो सीधा उस मॉन्स्टर के पेट पर हमला करता है। बट वो मॉन्स्टर का बॉडी काफी ज्यादा टफ था। वो तेजी से उस आदमी से थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। फिर दिखाई देता है उसके कंधे से 2 अजीब से चीज बाहर निकल रहा था और फिर वो मॉन्स्टर जोर से चीखता है और उसी के साथ उसकी पीठ में 2 पंखे निकल आते हैं। तभी क्वीन सू कहती है जल्द से जल्द उस मॉन्स्टर से थोड़ा सा दूर चले जाओ, ये साउंड वेव तुम्हारे दिमाग को खराब कर सकता है। दिखाई देता है उस मॉन्स्टर के बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी और साउंड निकल रहा था जिससे कि सारे लोग वहाँ से थोड़ा सा दूर खिसक के आ जाता है। जबकि उनके लीडर जंप करते हुए सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। साइड से उसके एक आदमी दौड़ते हुए कैप्टन के पास आ रहा था। वही कैप्टन सोचता है मैं इस मॉन्स्टर के थोड़ा सा पास था, अगर मैं जल्द से जल्द अपनी पोजीशन को चेंज ना करता तो फिर इसी जगह पर शायद से मेरा मौत भी हो सकता था। दिखाई देता है उसका हाथ कट चुका था और उससे खून भी निकल रहा था। वो मनी मन सोचता है ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर को होल्ड करता है और जितना ज्यादा रात गहरा बनता चला जाएगा इस मॉन्स्टर का ताकत उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। हम लोग इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपने अंदर कुछ अजीब ही म्यूटेशन पावर को गैदर कर रहा था। उसके पूरे बॉडी से ग्रीन कलर का ऑरा निकल रहा था। फिर वो अपने मुंह से एक ग्रीन कलर के स्मोक को फैलाने लगता है। दिखाई देता है उस स्मोक का पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के कारण से जमीन के अंदर एक गड्ढा बन जाता है। क्वीन सू कहती है लगता है ये मॉन्स्टर जमीन के नीचे से भागना चाहता है। तभी साइड से उसके एक कॉमोडेट कहता है कैप्टन आगे मत बढ़िए, ये मॉन्स्टर का ग्रीन डार्क स्मोक बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है क्योंकि उसके ताकत से अगर जमीन भी पिघल सकता है तो फिर ये आपको भी काफी गंदी तरीके से डैमेज पहुंचा सकता है। दिखाई देता है डिस्ट्रॉय स्क्वाड के सारे लोग बिल्डिंग्स के काफी ज्यादा ऊपर आ चुके थे जबकि वो ग्रीन स्मोक धीरे धीरे आसपास फैलता ही चला जा रहा था। और उसी वक्त एक हंटर स्क्वाड का मेंबर काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि वो उस अंधेरे से उस मॉन्स्टर के दोनों आंखें को जलता हुआ देख पाता है। दूसरे ही पल वो मॉन्स्टर आगे बढ़ते हुए सीधा उस हंटर के ऊपर हमला करता है। भाई लीडर चीखता है इसे भागने मत देना, जल्द से जल्द आगे बढ़ो और इसे पकड़ने का कोशिश करो। दिखाई देता है वो हंटर स्क्वाड के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे दौड़ते हुए जाने लगते हैं जबकि वो ग्रीन स्मोक पीछे से पूरे शहर के अंदर धीरे धीरे फैलने लगा था। मैं दूर से क्वीन सू का टीम समझ पाता है कि ये ग्रीन स्मोक असल में और कोई नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसके कारण से वो इस जगह को शायद से एक पॉल्यूटेड जोन पर ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। बट अभी के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मॉन्स्टर को खत्म करना। सभी लोग डिस्ट्रॉय स्क्वाड के पीछे चलो। कुछ टाइम के बाद वो लोग एक फैक्ट्री में आकर पहुंचता है जिसको कि बहुत टाइम से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। तभी क्वीन अपने हाथ पर एक घड़ी का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करने का कोशिश करता है और इस
नए टेक्नोलॉजी को देखते हुए हंटर स्क्वाड का लीडर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। क्वीन सू कहती है अगर इस वॉच पर 50 पॉइंट्स तक दिखाई दे तो फिर हम लोग उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हैं, और अभी तक मैंने जितना डिटेक्ट करा है वो मॉन्स्टर 48 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। बट तभी वो अपनी घड़ी पर देखता है वहाँ पर 80 पॉइंट्स दिखा रहा था और वो और भी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा था। क्वीन सू कहता है ये क्या है? लगता है यहाँ पर हम सभी और उस नाइट चूहे मॉन्स्टर के अलावा भी कोई और भी यहाँ पर छुपा हुआ है। दिखाई देता है उनके ऊपर से साइड से एक बहुत बड़ा सांप नीचे की तरफ आ रहा था, और उसी वक्त फैक्ट्री का दरवाजा बंद हो जाता है। क्वीन सू तेजी से घूमते हुए कहता है जल्द से जल्द अपने पावर को कंसंट्रेट करते हुए सभी लोग दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकलने का कोशिश करो। दिखाई देता है वो स्नेक अभी के टाइम उनके सामने ही आ चुका था और लग रहा था कि वो सभी लोग साइड से इस मॉन्स्टर को देख नहीं पा रहे। साइड से ये मॉन्स्टर उन लोगों के लिए इनविजिबल था। सारे लोग धीरे धीरे अटैक करते हुए दरवाजे को तोड़ने का कोशिश करता है और आगे बढ़ता है, और तभी क्वीन सू एक अजीब सा महसूस करता है और वो जमीन में आकर गिरता है। मन में सोचता है मेरा 5 सेंसेस काम करना बंद कर दिया है, मैं ना सुन पा रहा हूँ, न देख पा रहा हूँ, न कुछ महसूस कर पा रहा हूँ। ये शायद से कोई पॉइजन गैस है। वो आसपास देखने का कोशिश करता है और वहाँ पर और कोई भी नहीं था। वो मन ही मन सोचता है लगता है यहाँ पर सभी लोगों के सेंसेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया होगा, जिसके कारण से वो सभी लोग मेरे चीख को भी पास में रहते हुए भी सुन नहीं पा रहा है। ये मेरे को नहीं लगता उस चूहे का पावर है, यहाँ पर कोई और भी है। दिखाई देता है उसके सामने वो विशाल सा टाइटानोबोआ खड़ा हुआ था जिसके बॉडी से ग्रीन कलर का ऑरा निकल रहा था। दूसरी तरफ सू समझ पाती है उसके बॉडी से धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर एब्सॉर्ब हो रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर वो बहुत ही जल्दी अपने होश को खो देगा और कुछ ही टाइम के अंदर वो जमीन में गिर जाता है। और मन ही मन सोचता है यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्या यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाएगा? तभी फैक्ट्री के बिल्डिंग के ऊपर एक हमला होता है और वहाँ से काफी ज्यादा रोशनी नीचे की तरफ गिर रहा था। क्वीन चैंग देखती है उस फैक्ट्री का छाद टूटते हुए कोई तो एंटर कर रहा था, और ये असल में और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो फैंग था। वो सीधा नीचे आते हुए लैंड करता है और मन ही मन सोचता है लगता है यहाँ पर वो मॉन्स्टर छुपे हुए हैं, बट मैं किसी को भी महसूस नहीं कर पा रहा। और तभी वो स्नेक अपने मुंह को खोलते हुए तेजी से आगे बढ़ता है, बट फैंग बहुत ही करीब से इसे डॉज करता है, और उसी वक्त वो चूहा भी आगे बढ़ते हुए फैंग के ऊपर हमला करता है और वो सीधा आकर फैंग के बाएं हाथ को काट लिया था। वही फैंग हंसते हुए कहता है तो यहाँ पर असल में एक से बढ़कर 2 मॉन्स्टर है, लगता है तुम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए यहाँ पर सर्वाइव करने का कोशिश कर रहे हो। एक दबोचता है और दूसरा शिकार करता है, लगता है तुम्हें काटने का काफी ज्यादा शौक है, चलो अच्छी तरीके से काटो। और वो एक डेविलिश स्माइल देते हुए अपने लेफ्ट हैंड पर थंडर एनर्जी को चार्ज करता है। वही दूसरी तरफ अपने तलवार को निकालते हुए उस स्नेक के ऊपर हमला करता है और फिर एक स्माइल देते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा? दिखाई देता है वो स्नेक थोड़ा सा घायल हो चुका था और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर फैंग के तलवार के आग के साथ हवा के अंदर धुएं की तरह गायब हो जाता है। दिखाई देता है वो स्नेक अभी भी मरा नहीं था और वो अपने बड़े से जुबान को खोलते हुए हमारे फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट फैंग जंप करते हुए इस हमले को डॉज करता है। उसके बाद अपने प्लेट में पावर को इकट्ठा करते हुए एक जबरदस्त ब्लेड स्ट्राइक करने जा ही रहा था, बट वो स्नेक बहुत ही ज्यादा तेज था और वो सीधा उसके सामने आ जाता है और ये हमला सीधा उस स्नेक के फेस के ऊपर हो जाता है। दिखाई देता है वो स्नेक का सिर 2 टुकड़ों में बढ़ गया था। वही फैंग नीचे लैंड करता है, फिर वो ऊपर कुछ देखते हुए हैरान हो जाता है। दिखाई देता है उस स्नेक के शरीर से काफी ज्यादा काला धुआं निकल रहा था और उसके वो ग्रीन कलर का खून एक चिपचिपी सी चीज बनते हुए उसके स्प्लिटेड हेड को दोबारा से हील या फिर जोड़ने लगा था। बट दिखाई देता है जब उसका दोनों पार्ट जुड़ता ही है तभी वहाँ से काफी ज्यादा थंडर एनर्जी निकलने लगता है और दूसरे ही पल उसकी पूरा बॉडी के अंदर बहुत ही तगड़ा सा थंडर एनर्जी का शॉक लगता है। तभी फैंग एक मुस्कुराहट देता है और मन ही मन सोचता है मेरे को पहले ही लगा था तुम्हारे अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ स्केल जरूर से हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर के वो डार्क ऑरा को पहले ही सेंस कर लिया था और इसके कारण से जब मैंने हमला किया था तब तलवार में सोलर एनर्जी के साथ साथ थंडर एनर्जी को भी चार्ज करा था, और अब जब तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों आपस में जुड़े तभी तुम्हें इस भयंकर से शॉक का एहसास हुआ। और जैसे कि हमें पहले ही बताया गया था कि डार्क एंटिटी के विरुद्ध उसकी थंडर एनर्जी 300% तक ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, इसके कारण से वो स्नेक का पूरा शरीर में आग जलने लगता है। तो वो अचानक से फील करता है अपने कंधे पर एक जबरदस्त दर्द का। वो देखता है उसके हाथ की एक साइड पर एक स्नेक का स्केल घुस चुका था। वो अपनी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे धीरे धीरे नष्ट करने लगता है और मन ही मन सोचता है ये स्नेक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और इवॉल्व हो चुका था, इसको अब तो स्नेक अटैक भी करना आ चुका है। इस स्केल के साथ काफी सारा पॉइजन था जो कि किसी को भी पैरालाइज करते हुए मार भी सकता है, बट मेरे को इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। साहब से मेरी बॉडी के अंदर सन ब्रीथिंग टेक्निक उसके साथ साथ यंग फ्लेम एट्रीब्यूट इस पॉइजन को पूरी तरीके से डिसॉल्व या फिर नष्ट कर दिया है, और इसके साथ साथ मेरे अंदर का वो थंडर एनर्जी इसको प्यूरिफाई कर दिया है। सच में इन सभी
सभी पावर को कॉम्बाइन करते हुए मेरा बॉडी अब किसी आम आदमी से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, बट दूसरों के लिए ये पॉइजन काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। ये स्नेक कम से कम घोस्ट एक्स रिलेम के 3rd स्टेज पर था, बिल्कुल मेरी तरह, और उस चूहे के मदद से इसने एक परफेक्ट ट्रैप बनाया था जिससे कि बहुत सारे भेन गार्ड्स मतलब जिनके पास स्पेशल पावर है उनको खत्म करा है। बट शुक्र है अब ये मॉन्स्टर खत्म हो गया है। वो देख रहा था उस स्नेक मॉन्स्टर को आग में धीरे धीरे जलते हुए, और फैंग समझ पाता है उसके फ्लेम एट्रीब्यूट से भी ज्यादा उसका थंडर एनर्जी और भी ज्यादा ताकतवर है, और उसे लग रहा था वो अब किसी भी नॉर्मल घोस्ट एक्स रिलम के बंदे से ज्यादा ताकतवर है। वो उस आग को देखते हुए धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ने लगता है, और उसी वक्त उसे महसूस होता है यहाँ पर कोई तो और भी अपने होश पे जिंदा है। उस साइड में देखता है किसी को खांसते हुए। ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही एसोसिएशन की लड़की सू थी। वो अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके गालों से पसीना गिर रहा था। तभी फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है अब तो नाटक करना बंद कर दो, और कितना ऐसे ही ढोंगी बनकर बैठी रहोगी। वैसे तुम्हारे नाटक काफी अच्छा था। सू शर्माते हुए अपने चेहरा ढक लेती है और मन मन सोचता है इसने मेरे को कैसे पकड़ लिया, और वो कहता है नहीं, मेरे को सच में बहुत ही अजीब से बदबू के कारण मेरा होश वापस से लौट आ गया। तभी फैंग सीधा उसके मुंह पर कहता है अच्छा, कोई अपने होश को खोने के बाद जलने का बदबू सूंघ पाता है? देखो मेरे को पता है तुम्हारे पास कोई अलग ही प्रोटेक्शन था जिसके कारण से तुम अपने होश कभी नहीं खोए थे। मेरी लड़की भी मन मन सोचता है मेरे पास एक सिल्वर स्पिरिचुअल ऑरा है जो कि हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करता है, बट मैं डर के कारण से अपनी आंखें भींच ली थी, जिसके कारण से मैंने सच में नहीं देखा था कि फैंग ने किस तरीके से इस स्नेक को हराया। वही फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी आइडेंटिटी को बाहर डिस्क्लोज मत करना, और अभी देर हो रहा है इसके कारण से मैं विदा मांगना चाहूंगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। वही लड़की हैरान होती हुई सोचती है अब तो ये लड़का थोड़ा सा फ्रेंडली हो चुका है, और जब वो आंखें खोलते हुए उसे रोकने के लिए जा ही रहा था, वो देखता है फैंग ऑलरेडी जंप करते हुए ऊपर के होल से निकलने लगता है और कहता है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तुम पहले उनका ख्याल रखो, बाद में कभी बात कर लेंगे। इसके साथ फैंग फैक्ट्री के ऊपर लैंड करता है और मन मन सोचता है मैंने उस डार्क एलिमेंट यूजर स्नेक से उसके पावर को छीनने का कोशिश किया, बट ये काफी ज्यादा ठंडी और अजीब सा था जो कि अभी तक मेरा बॉडी सूट नहीं कर रहा है। इसके अलावा सिस्टम ने भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिखाया, सबसे मैं अभी इसको एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। चलो फिर घर चलते हैं। इसके साथ वो जंप करते हुए वहाँ से धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगता है, जो कि शिफ्ट होता है दोबारा से फैक्ट्री के अंदर। सू दोबारा से अपने लीडर के फॉर्म पर आती हुई डिस्ट्रॉय स्क्वाड के लीडर को थप्पड़ मारते हुए उठाने का कोशिश करने लगता है। दिखाई देता है बार बार थप्पड़ मारने के कारण से उस लीडर के गालों पर 5 उंगली का दाग बन चुका था, और वो धीरे से उठता है, फिर तेजी से चीखते हुए कहता है हमारे ऊपर हमला हुआ है, जल्द से जल्द आगे बढ़ो। और तभी वो देखता है वो मॉन्स्टर ऑलरेडी तबाह हो चुका है। वो हैरान होते हुए कहता है यहाँ पर चल कर रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा यंग एनर्जी आया कहाँ से? तभी सू को कहती है जैसे कि तुम देख ही सकते हो हमारी मदद करने के लिए एक स्पेशल एबिलिटी यूजर आया था, और मेरे को लगता है वो असल में वही था जिसको कि ढूंढने के लिए मेरे को ऑर्डर दिया गया था। मेरे को अभी तक उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बिल्कुल एक मिस्ट्री की तरह है, बट इस बार उन्होंने हमारी लोकेशन को ढूंढते हुए हमारा मदद किया और हमारी सबकी जान बचाई। तभी एक डिस्ट्रेस स्क्वाड का बंदा कहता है उसने अकेले इस बड़े से स्नेक को और उस तेज चूहे को खत्म कर दिया। मैं सोच रहा हूँ बस उसके पास किस तरीके का मॉन्स्टर्स पावर हो सकता है। तभी लीडर आगे बढ़ते हुए एक ग्रीन पावर को एक्टिव करता है और आसपास की सारी चीजों को क्लीन करने लगता है, और फिर कहता है यहाँ पर स्नेक का बॉडी तो है, बट वो चूहा का बॉडी कहाँ पर है? वो वहाँ से सारे फालतू के सामान को एक ग्रीन कलर के रोशनी के द्वारा सोख रहा था, और तभी उसका पैर एक सब के ऊपर गिरता है और उसे काफी तगड़ा सा इलेक्ट्रिक झटका लगता है। उस जगह से एक करंट का बास्ट निकलता है और वो लड़का चीख उठते हुए कहता है ये किस तरीके का पावर है? कैप्टन सू आपने कहा था उस लड़के के पास फायर एनर्जी या फिर यांग का पावर है, बट यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी भी दिखाई दे रहा है जो कि काफी ज्यादा प्योर है। तभी वो डिस्ट्रॉय स्क्वाड का बंदा अच्छी तरीके से बैठते हुए गौर करता है और कहता है तो यहाँ पर असल में 2 बंदे आए थे जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल के और प्योर एनर्जी को पोजेस करते हैं, और उन दोनों ने मिलकर यहाँ के दोनों को मॉन्स्टर को खत्म किया है। वही दूसरी तरफ सू मन ही मन सोच रहा था क्या 2 बंदा नहीं, यहाँ पर बस वो एक ही लड़का आया था। मैं अब इन लोगों को किस तरीके से समझाऊं कि ये फैंग साहब से 2 पावर को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। एक अकेले प्योर पावर का इस्तेमाल करना ही किसी को एक जीनियस बनाता है, बट ये तो डबल एबिलिटी यूजर निकला। पहले तो इसके पास यांग पावर के साथ हाई लेवल के फायर एबिलिटी है, और दूसरी तरफ वो टायरेंट के थंडर पावर। ये किस तरीके के मॉन्स्टर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं? वो सोचता है हमारे हीरो के एक पावरफुल लुक के बारे में। उस टाइम के बाद उस फैक्ट्री के बाहर 2 रेस्क्यू टीम या फिर कहे तो रीइंफोर्समेंट आ चुके थे, जहाँ पर सू ने अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बाहर छोड़कर आया था, और ज्यादा टाइम तक फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलने के कारण से उन लोगों ने ही रीइंफोर्समेंट का कॉल किया था। और फिर अभी के टाइम सू के पैरों को पकड़ते हुए
फिर रोते हुए कहता है, कैप्टन हम लोग को लगा था आप साहब से मर चुके होंगे, आपके बिना हमारा क्या होता। और ऐसे ही जब हम लोग का नाटक चल रहा था, दूसरी तरफ वो री-इन्फोर्समेंट का काम अब इन्वेस्टिगेशन के काम पर तब्दील हो जाता है। वो एसोसिएशन के इन्वेस्टिगेटर के लोग उन सारे रिमेन चीजों को देखते हुए अच्छी तरीके से बहुत सारी परीक्षा वगैरह करने लगते हैं। और फिर कहता है, कैप्टन यहाँ के सारे ट्रेसेस, अटैक पैटर्न और सभी चीजों को देखते हुए समझ में आता है इन दोनों मॉन्स्टर को असल में एक ही बंदे ने हराया है, क्योंकि इन दोनों के हमले का मैचिंग 99% मिल रहा है। जहाँ पर वो डिस्ट्रॉय स्क्वाड का कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, जबकि सू क्विंग का चेहरा बिल्कुल मामूली सा था। उसको जैसे कि ये सब कुछ पहले ही पता चल गया था। कैप्टन हैरान होते हुए कहता है, एक बंदा जिसके पास 2 हाई लेवल के एट्रीब्यूट, मेरे को पहले ही लगा था ऐसा हो सकता है, बट ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल वाला चीज लग रहा था। तभी दूसरा बंदा कहता है, बिल्कुल इस बंदे ने 2 मॉन्स्टर को अकेले खत्म कर दिया, जिनमें से एक भी बहुत सारी घोस्ट एक्स रियलम के बंदों को खत्म कर सकता था। वहीं हेड ऑफिस पर कॉल लगाता है और कहता है, मेरा टारगेट दोबारा से यहाँ पर आया था और मैं उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा कि वो थंडर एनर्जी का यूजर अर्थात टायरेंट और वो नॉर्थ गेट क्वींसन यूनिवर्सिटी का यंग एट्रीब्यूट यूजर असल में 2 नहीं बल्कि एक ही बंदा है। दूसरी तरफ एसोसिएशन का हेड आराम से चाय खाते हुए कहता है, अच्छा तो अभी के लिए सू तुम अपने मिशन को यहीं पर खत्म कर दो, उसे अब ढूंढने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसके जैसे एक बंदा जो कि इतनी ज्यादा पावर को होल्ड करता है, इसके साथ साथ छुपके से हम लोगों को मदद भी कर रहा है इन सारे मॉन्स्टर के साथ डील करने में और तुम सभी की जिंदगी बचाने में, तो फिर हम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते, हमें उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि मेरे को पहले लगा था कि उस माउंटेन के अंदर साहब से मैंने कुछ गलती कर दिया है, बट अभी इसके सारे एबिलिटी को देखते हुए समझ में आता है कि इसके पास शायद से कोई स्पिरिट वेपन भी हो सकता है, जैसे कि हमारे पूरी एसोसिएशन के पास बस 2 ही स्पिरिट वेपन है। तो फिर मेरे को लगता है ये कोई मेरा गेस नहीं बल्कि हकीकत है। वो एसोसिएशन हेड काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि सच में तुमने गेस किया, उसके पास एक स्पिरिट वेपन था, बट किसी आम आदमी के लिए स्पिरिट वेपन को ढूंढना या फिर उसे पोजेस करना, वो भी बाहरी किसी के मदद के बिना, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल वाली बात है। बट मैंने इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट को भी देखा है, वहाँ पर कोई तीसरा एनर्जी को उन लोगों ने डिटेक्ट नहीं किया है, तो तुम कहाँ से इसे बता रही हो। तभी सू कहती है, उसके स्पिरिट वेपन का पावर भी यांग या फिर फायर टाइप का है। तभी प्रेसिडेंट सस्पिशियस होते हुए कहता है, अच्छा तो इसी के कारण से सबसे इन्वेस्टिगेटर के लोग ने पकड़ नहीं पाया। अगर उसकी पावर भी यांग है और उसके स्पिरिट वेपन भी यांग है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसी ने साहब से इस स्पिरिट वेपन को जन्म दिया है, उसी ने साहब से इसको बनाया है। वो साहब से एक स्पिरिट क्रिएटर रियलम का एक्सपर्ट है जो कि स्पिरिट वेपन को फोर्ज कर सकता है और इस पूरी दुनिया के अंदर टोटल 5 ही लोगों के पास इस तरीके के पावर है। जिसे सुनते हुए वो पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। वो सोचती है तो फिर ये बंदा एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि पावर को एक साथ होल्ड करता है। प्रेसिडेंट कहता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट अभी तक हमारा जो थ्योरी था कि कोई भी अपने बॉडी के अंदर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसके शरीर के अंदर दोनों एट्रीब्यूट आपस में लड़ सकते हैं और उसकी पूरी बॉडी को दफा कर सकते हैं। बट अब जब हमें दिखाई दे रहा है कि किसी के पास 3 एट्रीब्यूट का पावर एक साथ पोजेस करने का कैपेसिटी है, तो फिर हमारा पूरा थ्योरी को बदलने का जरूरत है। मैं बस सोच रहा हूँ इस तरीके के अल्टीमेट सुपर पावर को हम लोग किसी भी तरीके से ऑफेंड ना कर दे और ये बंदा कभी भी इंसानियत को धोखा ना दे दे। दूसरी तरफ हमारी फैंग आराम से शावर ले रहा था और अपनी बॉडी को क्लीन कर रहा था। फिर वो बाहर आते हुए मन में सोचता है, अभी तक तो वो समय आने में 1 साल लगने वाला है और अभी से इतने सारे इंसिडेंट होना शुरू हो चुका है। ऐसे मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा वायलेंट हो चुका है। वो अपने सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को सुखा रहा था और फिर मन में सोचता है, बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने उस लावा रिवर के गुफे के पास देखा था कि अभी से कुछ लोग बिना किसी के मदद से घोस्ट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना भी शुरू कर दिया है और अभी ऑफिशियल और अनऑफिशियल सारे लोग बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ही ज्यादा ठंडी परिस्थितियों में आम लोगों से छुपते हुए रह रहे हैं। सारे इंसिडेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा अच्छी तरीके से छुपाया जा रहा है। वो खबरी को पढ़ते हुए सोचता है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्पिरिट एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन को स्थापित कर दिया है, बट उन लोगों ने अभी तक इसे पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करा है। वो लोग बस धीरे धीरे बहुत ही आराम से लोगों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा है कि ये दुनिया धीरे धीरे बदल रहा है और यही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि अगर सारे लोगों को अचानक से पता चल गया कि कल्टिवेशन एरा वापस से शुरू हो चुका है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिलकर अपने अपने ग्रुप बना ले और फिर हर तरफ दंगे और युद्ध का शुरुआत कर दे और तब शहर के अंदर ये सारे फालतू किस्म के लोग जो कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला है और उसी के साथ साथ वो मॉन्स्टर, इन दोनों के चपेट में ये दुनिया और भी तेजी से अपने अंत की तरफ बढ़ने लगेगा। सारे मॉन्स्टर से भी ज्यादा इंसानियत खतरनाक है और इसी के कारण से सरकार को तब तक इसे छुपाए रखना पड़ेगा जब तक ना
उनके पास वो पावर आ जाए कि वो आम लोगों को पूरे पावर एबिलिटी यूजर से बचने का काबिल बन जाए। बट अभी के लिए सोचने वाला चीज ये है कि मैं अभी तक इस डार्क एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिखाई देता है उसके सामने एक सिस्टम में नोटिफिकेशन आया था जहाँ पर बताया गया था कि पिछले टाइम उस स्नेक के पास जो पावर था वही डार्क एट्रीब्यूट के एक छोटा सा हिस्सा शैडो एट्रीब्यूट था। वही फैंग सोचता है पिछले लाइफ पर मैंने जिन मॉन्स्टर को देखा है जो कि डार्क एट्रीब्यूट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे और उनके पास इंटेलिजेंस लेवल काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके कारण से वो बस आम लोगों को नहीं बल्कि वैनगार्ड के लोगों को एक साथ ट्रैप बनाते हुए शिकार करते थे और लोगों के पास इतना ज्यादा ताकत हो चुका था कि वो एक पूरे नेशन को अपने दम पर दफा कर सके। वो सोचता है अगर पिछली रात मैं उस टाइम फैक्ट्री पर ना पहुंचता तो फिर उस फैक्ट्री के अंदर से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। अगर ये छोटा सा शैडो एट्रीब्यूट ही इतना ज्यादा ताकतवर हो तो फिर वो डार्क एट्रीब्यूट कितना ज्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और सिस्टम ने कहा है मैं अभी के टाइम इस पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये भी होता है कि शायद से फ्यूचर में जाकर मेरा कैपेबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ जाए कि मैं डार्क एट्रीब्यूट को भी अपना एक पावर के हिस्से में बदल सकूं। अभी मेरे पास थंडर, गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक और उसी के साथ साथ यांग एट्रीब्यूट, उसी के साथ साथ सब एट्रीब्यूट, इनान फ्लेम जो कि मैं अभी प्लेट के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, ये सब के सब शामिल है। और मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स भी है जिससे कि मैं इन तीनों को एक साथ कंट्रोल कर सकूं। और इस पावर के साथ मैं किसी भी 3 स्टार लेवल के वैनगार्ड से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। बट इतना भी काफी नहीं है। फ्यूचर में मेरे को जिन सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करना पड़ सकता है उनके लिए इससे भी कहीं गुना ज्यादा ताकत को इकट्ठा करने का जरूरत है। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आता है आंटी का। वो कॉल को पकड़ता है। दूसरी तरफ से उसका आंटी कहता है फैंक कैसे हो तुम? तुम्हारे कजिन तुम्हारे सिटी के आसपास के एक कॉलेज पर पढ़ने वाली है और मैं उसे किसी होटल में रखना सेफ नहीं समझती। इसके कारण से क्या मेरी लड़की या फिर तुम्हारा कजिन कुछ टाइम के लिए तुम्हारे घर पर रह सकती है। फैंक सोचता है क्या मेरा कजिन? वो मन में सोचता है वो लड़की का चेहरा भी मेरे को ठीक से याद नहीं है। वो हमेशा बस पढ़ती रहती है और क्लास में टॉप करती है। फैंक कहता है अभी के लिए मेरे अपार्टमेंट में एक रूम खाली है तो आप चाहे तो उसे भेज सकते हैं। मेरी आंटी कहता है कि ठीक है, तुम फिर तुम्हारे घर का एड्रेस का लोकेशन व्हाट्सएप पे भेज दो, वो कल शाम तक तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। सीन शिफ्ट होता है एक घर में कोई तो बहुत ही तेजी से टाइप कर रही थी। दिखाई देता है एक घर में कोई अजीब सा टेडी बियर वाला कॉस्ट्यूम पहनते हुए कंप्यूटर के सामने कुछ कर रही थी। दिखाई देता है वो असल में स्पिरिट एनर्जी रिवाइवल मार्शल गार्ड नाम के एक टीम का हिस्सा था, जहाँ पर वो अपनी टीम के साथ बात कर रही थी कि वो अब से सिटी के अंदर अपने कजिन के घर पर रहने वाली है। फिर चैट को करते हुए एक दूसरे न्यूज पोर्टल पर जाती है जहाँ पर बताया गया था कि एक शहर के अंदर कुछ इन्फ्लुएंसर मिलकर कोई चैलेंज करने वाला था, बट अचानक से वहाँ पर तीनों इन्फ्लुएंसर का मौत हो गया और उस जगह के फोटो के ऊपर कुछ खून के धब्बे सब से एडिटिंग के माध्यम से लगाए गए थे। लड़की सोचती है अच्छा ये असल में यांगवू टाउन के अंदर हुआ है। और उसी वक्त अचानक से पीछे का दरवाजा खुलता है जिसे देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही फैंक का आंटी थी। आंटी कहती है चलो अब तुम अपने सारे सामान पैक कर सकती हो, तुम्हें कोई होटल में रहने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कजिन के साथ उसके अपार्टमेंट के अंदर रह सकती हो। मेरी लड़की मानती नहीं है। वो कहती है कजिन को इस सब में खींचने का क्या जरूरत था, बट आंटी मानती ही नहीं है। फिर कजिन अपने मॉम को घर से बाहर निकलते हुए कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, अब चिंता मत करिए। फिर दरवाजे को बंद करती है और फिर एक इंटेंस लुक देते हुए सोचती है साहब से ये अच्छा हुआ, वैसे भी कजिन के साथ डील करना उन मॉन्स्टर से डील करने से तो इजी ही होगा, मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके चेहरे को देखकर समझ में आता है साहब से इसके अंदर कोई गहरा प्लान चल रहा है। सिंसिट होता है नेक्स्ट डे शाम को, जहाँ पर कोई हमारे हीरो के फ्लैट के सामने आ चुका था अपने लगेज के साथ। वो अपने मोबाइल में लोकेशन को कंफर्म करती है और ये असल में और कोई नहीं बल्कि फैंक का वही कजिन था। और तभी फैंक का कजिन जब घर के सामने खड़ा ही थी तभी फैंक भी उसके घर से बाहर निकलता है और वो इली को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसने बहुत टाइम तक अपनी कजिन को नहीं देखा था। बट कुछ टाइम के बाद वो लोग घर के अंदर बैठते हैं और कुछ ऑकवर्ड तरीके से बात करने लगते हैं, ठंडा जूस और डोनट खाते हुए। फिर फैंक उसके घर के स्पेयर की को देता है जिससे कि वो जब घर के अंदर ना हो तब भी ये घर के अंदर आ सके। और फिर फैंक अपने घर पर चला जाता है जबकि उसका कजिन ये सोच रही थी लगता है मेरा कजिन काफी अच्छा है, मेरे को उसको लेकर ज्यादा फिक्र करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और मैं अपने कामों को अच्छी तरीके से कर पाऊंगी। जबकि पीछे से फैंक सोच रहा था क्या मैंने कुछ गलत देखा या फिर उसको अभी तक अपने ऑरा को छुपाना नहीं आता। मैं आराम से देख सकता हूँ इस लड़की के बॉडी से एक अजीब सा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा है और इस तरीके के स्पिरिचुअल ऑरा के बारे में मेरे को पहले कभी कोई भी आइडिया नहीं था। लगता है ये भी एक पायोनियर है। पायोनियर मतलब एक एवोकनर। और हीरो सोचता है लगता है ये यहाँ पर बस अपने स्कूल समर कैंपिंग के लिए नहीं आया है, लगता है उसका कोई और भी गहरा मोटिव है। मेरी लड़की मोबाइल में एक ग्रुप के साथ चैट कर रही थी। दिखाई देता है वहाँ पर 2 लोग थे, एक का नाम है 80 साल की सुंदर औरत
कीमत और दूसरा था 50 पैसे का स्कैमर। ये सभी लोग असल में अपने नाम को छुपा रहे थे। वो लोग आपस में बात कर रहे थे हमारे फैंग के उसी लावा रिवर साइड पर करा गया उसी इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पर हमारे हीरो ने अपने यांग सन ब्रीथिंग फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को डरा कर भगा दिया था। और वो लोग इली को सावधान करता है कि उस शहर के अंदर काफी सारे ताकतवर पायोनियर छुपे हुए हैं। इली कहती है हमें यहाँ पर ज्यादा कोई बोल्ड काम नहीं करना है जिससे कि दूसरे लोगों का अटेंशन हमारी तरफ आ जाए। हमें चुके से काम करते हुए यहाँ से निकलना है, क्योंकि पता नहीं इस जिया के गवर्नमेंट कितने सारे मॉन्स्टर और ताकतवर पायोनियर को अभी तक छुपा कर रखे हुए हैं। तभी वो लोग एक अजीब सा कोड शेयर करता है। हर लड़की कहती है ठीक है फिर तुम लोग को जब भी कोई सिग्नल मिल जाए तो मेरे को जरूर से नॉक करना। भाई इली मन में सोच रही थी अब इस वक्त को मैं कुछ दिन कल्टीवेट साइड से नहीं कर पाऊंगी। मैं मेरे कजिन को अभी के टाइम अपने ऊपर सस्पिशियस नहीं होने दे सकती। अब ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। भाई इली आराम से बाथरूम से नहाते हुए बाहर निकलती है, जबकि फैंग उसको नोटिस करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो मन सोचता है मेरे को कभी नहीं लगा था मैं इस हालत में आकर फंस जाऊंगा। मैं कुछ दिनों से अपना कल्टीवेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। मैं इन्हीं दिनों समझ पाया है कि जब भी मैं कल्टीवेट करता हूँ मेरी बॉडी से बहुत ही ज्यादा रोशनी बाहर रिलीज होता है, और इस ब्रीथिंग टेक्निक को अगर मैं घर के अंदर भी प्रैक्टिस करूँ तो भी मेरे कजिन को पता चल सकता है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात है ये लड़की पूरे दिन भर घर के अंदर इधर उधर घूमती रहती है और खाना वगैरह तैयार करना, घर साफ करना, सभी काम परफेक्टली करती है, जिसके कारण से मेरे को कल्टीवेट करने का वक्त तक नहीं मिलता। लड़की यांग के सामने खड़ा होते हुए कहता है डिनर रेडी हो चुका है और आज का खाना मैंने बहुत ही शिद्दत से बनाया है। मैं आशा करता हूँ मेरे भाई को ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। फैंग अपने चेयर की तरफ बढ़ते हुए कहता है बहन तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई बाहरी इंसान नहीं हो। मेरी लड़की कहती है बट देखो मैं किसी का फेवर लेना पसंद नहीं करती, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं हीरो बैठते हुए खाने लगता है और मन सोचता है मैं इन कुछ दिनों तक उसे ज्यादा रुकावट भी नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि इससे वो ज्यादा सतर्क हो सकती है, जिससे कि मेरे को इसके असली नेचर के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। भाई वो दोनों आराम से खाना खाने लगते हैं। भाई जब इली खाना खाती है उसी वक्त उसके साइड में मोबाइल बजने लगती है। उन दोनों का नजर सीधा उस मोबाइल में लॉक हो गया था और फैंग कॉन्शियस होते हुए कहता है क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है, चलो तुम लोग आराम से बात कर सकते हो, मेरा खाना हो चुका है। इसके साथ फैंग वहाँ से जाने लगता है, जबकि इली उसे बहुत ही कॉन्शियसली जाते हुए देखती है। फिर जल्दी से अपने घर के अंदर दरवाजे को लॉक करते हुए पहुंच जाती है और किसी से बोलती है क्या दोबारा से एक पॉल्यूटेड जोन को देखा गया है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि हम सभी लोग उस पॉल्यूटेड जोन पर जाने वाले हैं और यहाँ पर इली को भी इनवाइट करा जाता है। भाई इली कहती है बिल्कुल मैं दोपहर के 3 बजे यांगुहो टाउन के एंट्रेंस या फिर गेट के सामने खड़ा रहूंगी और उसी जगह पर हम सभी लोग मीट करेंगे। दूसरी तरफ हमारे हीरो बिल्डिंग के साइड में उड़ते हुए उनके सारे बातें सुन रहा था और वो मन ही मन सोचता है अच्छा यांगुहो टाउन ये तो हमारे शहर से 1 घंटे के दूरी पर है कि वहाँ पर एक पॉल्यूटेड जोन बन चुका है। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था अचानक से उसे साइड से एक स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होता है। वो देखता है बिस्तर में बैठकर इली कल्टीवेट करना शुरू कर देती है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लू ऑरा रिलीज हो रहा था। फैंग एक स्माइल लेते हुए कहता है तो ये है मेरा कजिन का असली चेहरा, ये सच में एक पायोनियर बन चुका है और इसके पावर लेवल ऑलरेडी घोस्ट एक्स रिलम का 2 स्टार हो चुका है। सच में ये काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ये हाई स्कूल में रहते हुए ब्रेक थ्रू कर लिया है, ये मजाक की बात नहीं है। फिर वो मन सोचता है तो फिर इसका यहाँ पर आने का असली मकसद है यहाँ के पॉल्यूटेड जोन को एक्सप्लोर करना। बट सोचने की बात तो ये है कि ये कौन सी वैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑलरेडी युक्त हो चुका है जो कि उसे इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। बट जो भी हो ये मेरे लिए एक मौका है जिससे कि मैं अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। वो एक स्माइल लेते हुए सोचता है मेरे को बस जानना है इस यांगुहो टाउन के अंदर वो कौन सा पावर मेरे को मिलने वाला है। वो जंप करते हुए सीधा उसी टाइम यांगुहो टाउन के लिए निकल पड़ता है और मन मन सोचता है चाहे वो कोई भी पावर हो, अगर मैंने उसके बारे में सुन लिया तो फिर वो पावर भी अब मेरा है। मैं दूसरी तरफ इली भी कुछ महसूस करती है और अपनी आंखें खोल लेती है और उसको लग रहा था कि अभी उसको कोई तो बाहर से घूर रहा था। शिफ्ट होता है सीधा यांगुहो टाउन के अंदर जहाँ पर शहर के एंट्रेंस में इली खड़ी हुई थी और उसके साइड में एक ग्रीन जैकेट पहना हुआ लड़की थी। ये असल में वही चैट वाली लड़की थी जिसका नाम था 50 पैसे का स्कैमर। लड़की इली से पूछती है अच्छा तुम तो अब कुछ दिनों से अपने कजिन के साथ रह रहे हो, मेरे को बताओ वो कैसा है। क्या इली सोचती है उसका कजिन बिल्कुल एक एवरेज लुकिंग है, जबकि एक इंटरनेट सेलिब्रिटी उससे कहीं गुना खूबसूरत होता है। वो कहती
है अगर इंटरनेट सेलिब्रिटी से कंपेयर करा जाए तो फिर मेरा कजिन बिल्कुल एवरेज है। जो सुनते हुए वो ग्रीन जैकेट वाली काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हुए अपना हाथ छोड़ती है। तभी साइड से और एक लड़की आती है और ये रेड हेयर वाली असल में उसी चैट का 80 साल का खूबसूरत बुढ़ी औरत थी। वो कहती है देखो तुम्हें येली का बात सुनने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप को भी काफी आम सा मानता है जबकि तुम उसे देख ही सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तो इसके हिसाब से उसका कजिन भी काफी ज्यादा हैंडसम ही होगा। उसी वक्त साइड से बिद्दू जमाल का सस्ता कॉपी कहता है तो फिर लगता है यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं तो फिर चलो निकलते हैं हमारे गोल के लिए। तभी एली पूछती है क्या वो नहीं आएगी? वो आदमी कहता है मेरे को नहीं लगता वो आएगी और वैसे भी हम 6 लोग गट्ठे आ चुके हैं तो हम उस पोल्यूटेड जोन को संभाल पाएंगे। वे सारे लोग आगे बढ़ते हैं जबकि वो रेड हेयर वाली कहती है देखो तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, वो हमेशा काफी ज्यादा मिस्टीरियस रहती है और हमें तो अब इसका आदत पड़ चुका है। और ऐसे ही वो लोग जब जा रहे थे पीछे से फैंक एक होटल में बैठकर आराम से उन लोगों को जाते हुए देख रहा था। वो सोचता है लगता है मेरे कजिन के सारे फ्रेंड का स्पिरिचुअल एनर्जी उतना भी ज्यादा कुछ प्योर नहीं है, बट अगर अच्छी तरीके से सोचा जाए तो इनकी टीम के अंदर सबसे कमजोर बंदा भी सेकंड घोस्ट रियलम का है जबकि वो आदमी जो कि इनका लीडर है वो घोस्ट रियलम के 3 स्टार का है। और इन सब की बातें सुनकर लगता है इनकी टीम के अंदर और भी एक बंदी है जो कि सबसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और ये सभी लोग असल में इस शहर के बाहर उस बड़े से अजीब से पेड़ के पास जा रहा है। दिखाई देता है एक पहाड़ों के बीचों बीच से एक बहुत बड़ा पेड़ बादलों के बीच से आसमान तक फैल चुका था, बिल्कुल उस जैक एंड बीन स्टेल्क के कहानी की तरह। पता नहीं इतना बड़ा एक पेड़ कहाँ से रातों रात यहाँ पर उग गया, बट अभी तक इसने कोई वैसा बिहेव नहीं करा है जिससे कि वेदर के अंदर कुछ बदलाव आए या फिर लोगों को कुछ परेशानी हो। दिखाई देता है वो पेड़ के जड़े भी इतना ज्यादा जगह को एक्वायर कर रहा था जो कि पूरी सिटी से भी बड़ा था। सरकार का अभी तक इस जगह को नोटिस नहीं करा है। शिफ्ट होता है उस जंगल में जहाँ पर वो लोग अब धीरे धीरे पहुँचने लगे थे। उस जगह पर एक अजीब सा फॉग फैला हुआ था। वो रेड हेयर वाली हैरान होते हुए कहती है अगर मैं इस जगह पर नहीं आती तो मैं इस तरीके के कोई जाइंट पेड़ के बारे में सोच भी नहीं पाती कि सच्ची में इतना ज्यादा विशाल है। तभी अचानक से पीछे का वो ग्रीन जैकेट वाली लड़की डरते हुए कहता है कि हम लोग इसी जगह पर रुक नहीं सकते। वो उस पेड़ की तरफ देखता है और उसके अंदर तक पूरी तरीके से हिल जाता है। वो डरते हुए कहती है इस पेड़ के अंदर कुछ न कुछ गलती तो जरूर से है। मैं जितना इसके पास जाता जा रहा हूँ मेरे शरीर के हड्डी भी कांप रहा है कि तुम लोगों ने फोरम के अंदर उस न्यूज को सुना था। हमारे पहले एक टीम आया था जिनके पास हमसे भी ज्यादा पावर था और उन लोगों ने गलती से इस पेड़ को छू लिया था और उसके बाद से उनका और कोई भी पता नहीं मिल रहा। लोगों का मानना है सबसे इस पेड़ ने ही उन सभी लोगों को कंज्यूम कर लिया है। वो सभी लोग उसी जगह पर जम सा गए थे। वही दूसरी तरफ वो ग्रीन जैकेट वाली लड़की अभी भी बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है अगर हमारा भी वही हश्र हो तो हमारी फैमिली के लोगों को हमारे लाश तक नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन है, पहला हम लोग यहाँ से सही सलामत घर वापस जाएंगे और दूसरा यहाँ से हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। मेरा अंदर का सेंसेस कह रहा है हम लोग अभी जिस पहाड़ के सामने खड़े हैं ये बिल्कुल ही हमसे एक अलग ही लेवल का पहाड़ को होल्ड करता है। उसके डर के कारण से उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। देखो मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती, प्लीज इसी जगह पर रुक जाओ। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे जबकि एली कहता है देखो ये चीज बस तुम्हारे साथ नहीं हो रहा बल्कि हम सभी लोग वैसा ही फील कर रहे हैं। इस पेड़ के अंदर कुछ अजीब सा पावर है जो कि हमारे लाइफ फोर्स को धीरे धीरे सोख रहा है और अगर हम लोग और भी इसके पास जाएंगे तो शायद से ये पेड़ हमें बिना छुए हमारी लाइफ फोर्स को पूरी तरीके से खत्म करते हुए हमारी जिंदगी का अंत करवा देगा। बट और वो उस ग्रीन जैकेट वाली लड़की के हाथ को पकड़ती है और कहती है बट हम इससे डरकर पीछे नहीं हट सकते, अब से यही हमारा जिंदगी है, हमें इसी तरीके के डेंजरस जगहों का फ्यूचर में जाकर भी सामना करना पड़ेगा। मैं दूसरी तरफ फैंग एक ऊंचे से क्लिप से उन सभी लोगों को देख रहा था और वो मन ही मन सोचता है ये पेड़ असल में डेथ एनर्जी को फैला रहा है और इसके कारण से इन लोगों को इतना ज्यादा डर का एहसास हो रहा है। और मैं अगर अच्छी तरीके से सोचूं तो फिर मैंने अब तक जितने भी सारे मॉन्स्टर वगैरह को देखा है उन सभी से ज्यादा इस पेड़ के अंदर डार्क एनर्जी है। नॉर्मली तो पेड़ जिंदगी बनाता है, जिंदगी को एहसास करवाता है, बट ये जो पेड़ है ये दूसरे जीवों के सबों के ऊपर बना है। ये पेड़ एक हवा में उड़ने वाला शमशान से ज्यादा और कुछ भी नहीं है जो कि दूसरे लोगों के लाइफ फोर्स या फिर वाइटल एनर्जी को धीरे धीरे सोखता जाता है और अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैं ये एक छोटी सी क्लिप के ऊपर चढ़ते हुए कहती है देखो हम लोगों को ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, अगर हम लोग और आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर इसी जगह पर हम लोग बैठकर कल्टीवेट करेंगे, कोई भी ज्यादा दूर नहीं जाएगा। वो सभी लोग एक दूसरे के आसपास बैठते हुए कल्टीवेट करना शुरू कर देता है जबकि ये मन मन सोचता है ये जगह उस पेड़ से थोड़ा सा दूर है जिसके कारण से हम लोग भी यहाँ पर सेफ रहेंगे। वो अपने स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिव करता है और उस जगह पर कल्टीवेट करना शुरू कर देती है जबकि दूर से फैंग ये सब कुछ देख रहा था और वो मन ही मन सोचता है सच में मेरा कजिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने एक कावड़ की तरह
इस पेड़ से ज्यादा दूर भी नहीं रहा और एक पागल बिना सोचे लोगों की तरह उस पेड़ के ज्यादा पास भी नहीं गया। इसको पता है इसका औकात क्या है। दिखाई देता है उस जगह से काफी ज्यादा ब्लू कलर का ऑरा आसमान की तरफ उड़ रहा था और ये ऑरा असल में इली के बॉडी से ही निकल रहा था। हीरो सोचता है मेरा कजिन ऑलरेडी 2 स्टार घोस्ट रियलम का है और वो अब किसी भी वक्त 3 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है। सच में मेरा एक कजिन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को पोजेस्ट करता है। भाई उधर वो रेड हेयर वाली और ग्रीन जैकेट वाली दोनों ही इली को चीयर अप करता है। वो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया, तुमने ऑलमोस्ट 3 स्टार तक पहुंच गए हो और बस थोड़ा सा। दिखाई देता है आसमान में एक ब्लू कलर का विशाल सा कुठार अपीयर होता है और इस जगह पर इतना ज्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा था कि उस पेड़ को भी इसका एहसास हो जाता है और उसके नीचे के जड़े अचानक से ऊपर आते हुए एक ग्रीन कलर के ऑरा को फ्लो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। भाई उनके लीडर भी इस चीज को नोटिस करता है और सभी लोगों को चीखते हुए ऑन करता है वो देखो वो पेड़ हमारी तरफ बढ़ा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई वो रेड हेयर वाली हैरान होते हुए सोचती है ये पेड़ तो हमसे काफी ज्यादा दूर था, ये किस तरीके से हम लोगों को महसूस कर लिया। और कुछ सोचने समझने से पहले ही उनके टीम के 2 मेंबर्स को उस पेड़ ने पूरी तरीके से जकड़ लिया था। वो लोग जोर जोर से चीखते हैं प्लीज हमारा मदद करो, हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ। जबकि वो टीम लीडर और वो ग्रीन जैकेट वाली जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ से निकलने लगती है और उन लोगों को समझ में आता है कि इली का ब्रेक थ्रू कारण से ये इंसिडेंट हो रहा है और ये वाइन्स काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर इन वाइन्स में से एक भी वाइन किसी के बॉडी को पकड़ ले तो फिर उसके बॉडी का स्पिरिचुअल ऑरा को ये पूरी तरीके से सोख लेगा। उसके बाद वो किसी भी हालत में इस पेड़ के जगड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। दिखाई देता है इली के आसपास बहुत सारे जड़े आ चुके थे और दूसरे ही पल इली के शील्ड के अंदर दरारें आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो रेड हेयर वाली ग्रीन जैकेट वाली को रोकते हुए कहती है हे तुम इली को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो, वो हमारा टीम मेंबर है। भाई वो ग्रीन जैकेट वाली बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हुए कहता है कि तुम चाहते हो मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे प्रोटेक्ट करूं। देखो मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा बड़ी दिल वाली नहीं हूँ, मेरे को अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा प्यार है, मेरे को छोड़ दो। फिर वो रेड हेयर वाली उनके लीडर के पास जाते हुए कहता है देखो वो हमारा एक मेंबर है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। भाई वो लीडर भी एक सीरियस फेस करते हुए कहता है देखो जिंदगी और मौत ये तो भगवान के हाथों में है, बट वर्तमान में हम लोग क्या कर सकते हैं वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखो वैसे भी हम लोग एक दूसरे को ज्यादा दिनों से नहीं जानते, तो फिर एक अनजान शख्स के लिए इतना ज्यादा इम्पल्सिव होना पूरी तरीके से बेवकूफी है। ये लड़का असल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। जबकि वो रेड हेयर वाली उसके गालों में एक जोड़ का झापड़ मारता है और फिर गुस्सा होती हुई कहती है तुम्हारे जैसे कायर लीडर मैंने आज तक नहीं देखा, तुम अपने टीममेट को इस तरीके से छोड़ के कैसे भाग सकते हो, तुम्हें मर्द होने पे शर्म आना चाहिए। बट फिर भी वो ग्रीन जैकेट वाली और लीडर वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि वो रेड हेयर वाली दोबारा से उन लोगों को बचाने के लिए दौड़ता है। और ये सब कुछ ऊपर से फैंग देख रहा था। वो सोचता है शायद से इली को अभी तक ये महसूस नहीं हुआ है कि वो अभी के टाइम किस लेवल के खतरे में फंस चुकी है। और मेरे को भी इस पेड़ की ताकत को देखते हुए काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मैं क्या उसे बचा भी पाऊंगा। फिर वो अपने ऑरा को एक्टिव करते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैंने अपनी आंटी से प्रॉमिस करा था कि मैं किसी भी हालत में मेरे कजिन को प्रोटेक्ट करूंगा। दिखाई देता है वो रेड हेयर वाली आगे बढ़ते हुए काफी सारी वाइन्स को काटते हुए उन लोगों को बचाने का कोशिश कर रही थी। तभी एक वाइन अचानक से बाहर आते हुए उसके पैर को जकड़ लेता है और दूसरे ही पल उस लड़की को भी पूरी तरीके से वाइन्स के द्वारा कस के जकड़ लिया गया था। लग रहा था वो अब किसी भी हालत में यहाँ से नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ इली के सील्ड को भी तोड़ते हुए एक वाइन अंदर एंटर करता है। भाई वो रेड हेयर वाली जोर से इली का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ वो ग्रीन जैकेट वाली रोते हुए पीछे मुड़ती है और मनी मन कहता है प्लीज मेरे दोस्तों मेरे को माफ कर देना, मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। दूसरी तरफ एक बहुत ही ताकतवर फायर स्ट्राइक को हवा में आते हुए दिखाया जाता है। वो सीधा उन सारे वाइन्स को जलाते हुए फाड़ते हुए वहाँ पर एक फायर का ब्लास्ट करता है और उसी के ऊपर हमारा हीरो धीरे धीरे लैंड करता है। वो अपने तलवार के ऊपर बिल्कुल एक मॉन्क की तरह खड़ा हुआ था और ये फायर पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो सारे वाइन्स भी उसके फायर से डरते हुए वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। और इस चीज को पीछे से वो लीडर और वो ग्रीन जैकेट वाली भी नोटिस करती है और वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि उनके पीछे का वो वाइन्स अब बिल्कुल बेजान हो चुका था, वो अब उनका पीछा नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हमारे हीरो और भी ज्यादा फायर पावर को रिलीज करता है जिससे कि आसपास के सारे वाइन्स पूरी तरीके से जल जाते हैं और उसके बॉडी से इतना ज्यादा रोशनी निकल रहा था कि वहाँ पर सारे लोग भी अब उसे देख नहीं पा रहे थे। वो लोग सोचते हैं ये पायोनियर का पावर किस लेवल का है, इतना पावरफुल यंग फायर एट्रीब्यूट, सच में यही बस इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता है। और वो लीडर मन मन सोचता है मैं 3 स्टार घोस्ट रियल्म के अंदर ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर मानता था। इस पूरे देश के अंदर भी बहुत ही कम ही लोग हैं जिसको कि मैं अपना ओपोनेंट मानता हूँ। वो यीली और वो मिस्ट्रियस औरत भी 3 स्टार में ब्रेक थ्रू करने के बावजूद उनका पावर मेरे पावर के सामने काफी ज्यादा कमजोर है। बट मेरे सामने ये जो मॉन्स्टर खड़ा है ये मुझे क्या मेरी पूरी टीम को भी
अकेला दफा कर सकता है। ये है तो है कौन? दूसरी तरफ फैंग एक बहुत ही हीरोइक लुक देते हुए नीचे की तरफ देख रहा था, क्योंकि सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया था कि एक्सट्रीम वुड एट्रीब्यूट को डिटेक्ट करा गया है और इसे सिस्टम ने कंपाइल करना भी शुरू कर दिया है। और दूसरे ही नोटिफिकेशन आता है, आपके अंदर इस एट्रीब्यूट के पावर को डाला जा रहा है। हमारे हीरो के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ही ग्रीन कलर का रोशनी फ्लो करने लगता है और ये वुड एट्रीब्यूट का पावर धीरे धीरे हमारे हीरो के पावर के साथ मिलने लगता है। और नोटिफिकेशन आता है, इसके द्वारा आसपास के जीवों की जिंदगी या फिर लाइफ फोर्स को सोखते हुए अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना पाएंगे और ये चीज आपको हील करने में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। वे हीरो सोच रहा था, तो अब से इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं ज्यादा लंबे वक्त तक फाइट को कंटिन्यू कर पाऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी 2 बार से अपडेटेड हो चुका है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से नीचे कमेंट में लिखना। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर देना। चैनल में नए आए हो या फिर ये सीरीज अच्छा लगा है तो जरूर से सब्सक्राइब बटन को दबा देना। और तो एक नया ऑप्शन आया है हाइव का, उसे भी दबा देना। इससे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए। बस इन 2.0 स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, पीस आउट एंड गुड बाय।